तुम कुछ इंटरेस्टिंग सुनना चाहते हो? डेंजरस लुकिंग क्रिमिनल्स, गैंगस्टर्स, असैसिन्स, हर किसी की आंखों में क्रोध और वायलेंस भरा है। लेकिन दुनिया में एक ही इंसान ऐसा है जो सबसे डेंजरस क्रिमिनल्स से भी ज्यादा खतरनाक है। चारों तरफ बिखरी हुई लाशों के बीच एक आदमी बैठा है। उसका नाम पीटर। सिगरेट हाथ में, आंखों में थकान और गुस्सा। और सबसे सरप्राइजिंग बात, वो आदमी सिर्फ 60 साल का है। एक अंधेरी सुनसान गली, बैकग्राउंड में बॉडीज पड़ी हैं। उसमें से ही एक घायल गैंगस्टर किसी मिस्ट्री मैन से बात करते हुए कहता है, क्या तुमने सुना पीटर का क्या हाल हो गया है? कभी जिस आदमी का नाम ही काफी था, आज उसके पीछे हजारों किलर्स लगे हुए हैं और सारा पैसा भी चला गया उसका। कितना पैथेटिक है ना? जो आदमी अपने आप में एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन था, आज खुद ही भाग रहा है। वो मिस्ट्री मैन हाथ में बंदूक लिए, सिली सा मास्क पहने हुए स्टाइल में खड़ा है। उसके चारों ओर सब लोग मरे पड़े हैं। जमीन पर पड़ा हुआ गैंगस्टर पीटर की तरफ सीरियस एक्सप्रेशन से देख रहा है। उसका फेस ब्लड से कवर्ड है। उसकी आंखें सच में कंफ्यूज्ड हैं। लेकिन एक बात समझ नहीं आती, हजारों लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं, फिर भी तुम जिंदा कैसे हो? पीटर उसे मॉकिंगली देख रहा है। पीटर अपना सिर थोड़ा झुकाता है, जैसे मजाक उड़ा रहा हो। पीटर उस गैंगस्टर के पास जाने लगता है। वो गैंगस्टर काफी डरा हुआ है और पीछे पीछे सड़कने लगता है। पीटर उसके पास आके मजाक कहता है, तुम सच में जानना चाहते हो आंसर? चाहे तुम कितने भी लोग भेज दो, चाहे तुम दुनिया के कोने कोने में उसे ढूंढो, तुम उसे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। पीटर अपना मास्क निकालता है और विस्पर करते हुए बोलता है स्माइल के साथ, क्योंकि जिस पीटर को तुम ढूंढ रहे हो वो तो मैं हूं। इंजर्ड गैंगस्टर की आंखों में डिसबिलीफ, उसके चेहरे पर डर, कंफ्यूजन और शॉक सब एक साथ आ जाता है। इंजर्ड गैंगस्टर स्टैमरिंग करते हुए बोलता है, नहीं नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है। पीटर, तुम? वो हाथ में सिगरेट लिए गैंगस्टर की तरफ गन पॉइंट करके उसे मार देता है। 3 महीने पहले। हर कहानी का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और पीटर की कहानी यहां से शुरू होती है। बैकग्राउंड में नॉर्मल लाइफ चल रही है। एक यंग लड़का फोन पे अपने बॉस से गुस्से से बहस कर रहा है। बॉस, मैंने पहले ही बोला था, अगर आप ऐसे करते रहे तो बहुत बुरा होगा। एक बूढ़ा आदमी लाल चेक शर्ट में एक टेबल पर बैठा है। टेबल पर दवाइयां, पेपर्स और कुछ बिल्स पड़े हैं। उसका एम्प्लॉई अभी भी उसको फोन पर डांटते हुए कहता है, तुम 3 महीने भी जिंदा नहीं रहोगे। पीटर टेबल से उठता है। वॉक थोड़ा हैवी है लेकिन मजबूत है, जैसे हर कदम के साथ सोच गहरी हो रही हो। मुझे मौत से कभी डर नहीं लगा। मैंने अपनी जिंदगी हमेशा एक एज पे जी है, लाइफ और डेथ के बीच एक टाइट रोप वॉकर की तरह। पीटर की आंखों में थोड़ी थकान, थोड़ा सुकून। मैंने 50 साल सिर्फ काम में लगा दिए और मुझे कोई पछतावा नहीं। पीटर मिरर के सामने खड़ा है, एक बॉक्स हाथ में, किताबें भी। मिरर में अपने रिफ्लेक्शन को देख रहा है, जैसे पहली बार खुद को ऑब्जर्व कर रहा हो। मैं हमेशा बिना किसी अफसोस के जीता रहा, पर अब जब सोचता हूं, मेरी एक भी फोटो कभी नहीं ली गई। एक पुरानी किताबों की दुकान, बोर्ड फीका है लेकिन दुकान का चार्म अब भी जिंदा है। सुबह का समय है, हल्की धूप पड़ रही है। एक यंग लड़की दुकान के अंदर आती है, स्माइल के साथ कॉन्फिडेंट वॉइस में बोलती है, हेलो, मैं कुछ सेकंड हैंड टेक्स्ट बुक्स ढूंढ रही हूं। दुकान के अंदर बुक्स एवरीवेयर, स्टैक्ड इन शेल्व्स और फ्लोर पर भी। थोड़ा मेस है बट कोजी लगता है। बैकग्राउंड में पीटर किताबें अरेंज कर रहा है। पीटर रुकता है, पीछे मुड़कर देखता है। एक्सप्रेशन काम, सॉफ्ट स्माइल। आवाज थोड़ी धीमी है पर वेलकमिंग है। ओह, वेलकम। आंखों में काइंडनेस है, बॉडी लैंग्वेज रिलैक्स्ड है। वो जेंटली कहता है, कौन सी किताब चाहिए तुम्हें? वो लड़की धीरे से कहती है, मुझे मिडिल स्कूल वाली टेक्स्ट बुक चाहिए, मेरे छोटे भाई के लिए। वो लड़की धीरे से मुस्कुराते हुए, आंखों में एक भाई के लिए प्यार और चिंता दिख रही है। लड़की थोड़ा कॉन्फिडेंट टोन में बोलती है, मैं यहाँ लोकल हूँ, इस इलाके के हर कोने के बारे में जानती हूँ। पीटर थोड़े इम्प्रेस्ड टोन में बोलता है, अच्छा अच्छा, समझ गया। लड़की की आंखों में कंफ्यूजन है। पीटर एक बॉक्स से एक बिल्कुल नई किताबों का ढेर निकालता है। किताबें चमक रही हैं। लड़की उन किताबों को देखकर कंफ्यूजन में कहती है, ये वो किताबें नहीं हैं जो मुझे चाहिए।
पीटर उसको जेंटली समझाता है, मेरे पास पुरानी कॉपी नहीं है फिलहाल, और ये बिल्कुल नई वाली है। लड़की उसे पोलाइटली मना करने वाली होती है, लेकिन पीटर उसे बीच में रोकता है। उसे वो काइंडली कहता है, कोई बात नहीं, तुम ये किताबें फ्री में ले जा सकती हो। पीटर किताबें उसके हाथ में धीरे से रखता है। लड़की थोड़ी इमोशनल हो जाती है, हल्के से स्माइल के साथ कहती है, आप इतने अच्छे क्यों हो? पीटर उसकी तरफ देखते हुए कैजुअली कहता है, मुझे तुम्हारी आंखों में देखकर ही पता चलता है कि तुम अपने भाई से कितना प्यार करती हो, तो जब मौका मिले अच्छे बनो। लड़की कंफ्यूज्ड सी एक्सप्रेशन देती है, आंखें थोड़ी सी नैरो करती है। उसके दिल में कुछ बात चल रही है। लड़की थोड़ा झिझक कर उसे बुलाती है, दादाजी नहीं सर, मिस्टर। पीटर लड़की की तरफ देख के थोड़ा मुस्कुराता है। वो जेंटल टोन में कहता है, तुम मुझे बॉस कहना नहीं चाहती? लड़की थोड़ी मुस्कुराहट के साथ, ओह राइट बॉस। लड़की इमोशनल हो जाती है, धीरे से पूछती है, क्या आपको कभी कोई रिग्रेट हुआ है? पीटर की आंखें नीची, चेहरा गंभीर, आवाज धीमी है और रिफ्लेक्टिव है। रिग्रेट को बहुत है, लंबी जिंदगी जी चुका हूं, अब जो हो गया उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। पीटर कंटिन्यू करता है, आंखों में एक अलग ही गहराई है। उसका चेहरा ऑलमोस्ट दर्द से भरा हुआ लगता है, पर आवाज कंपोज्ड है। अपने छोटे भाई बहन के साथ अच्छा व्यवहार करना और ऐसा कुछ मत करना जिसका पछतावा हो जिंदगी भर। अचानक लड़की टेबल के ऊपर खड़ी होकर पीटर पे हमला करती है। टेंशन बढ़ती है, लेकिन पीटर उसको सीधे एक वार्निंग देता है। पीटर गुस्से को कंट्रोल करते हुए लो टोन में बोलता है, जब तक वक्त है वापस चली जा, तब मैं तुझे नहीं मारूंगा। लड़की अचानक चौंक जाती है, उसका एक्सप्रेशन एकदम बदल जाता है। आंखें खुली, एक सस्पेशन से भरी सोच उसके दिमाग में आती है, ये कैसे पता चला उन्हें? लड़की अग्रेसिव तरीके से हमला करने वाली पोजीशन में है, लेकिन पीटर बिल्कुल शांत है। मुझे पता है कि किस तरह के लोग उस स्कूल से आते हैं, पर मैंने तुम्हारी यूनिफॉर्म देखी तो सोचा एक बार क्रॉस चेक कर लूं। पीटर धीरे धीरे लड़की की तरफ देखता है। बैकग्राउंड टेंस है। लड़की अब कंफ्यूज्ड और अलर्ट है। अभी सिर्फ 2 साल हुए हैं उस स्कूल को बने, और तुम कह रही हो तुम वहां से ग्रेजुएट हो चुकी हो। लड़की का चेहरा सख्त हो जाता है। वो चुप है। पीटर सीधे आंखों में देखकर बोलता है, कितना एम्बैरेसिंग है ये, इतनी कमजोर कवर स्टोरी। लड़की अंदर से घबराई हुई है, लेकिन एक्सप्रेशन स्ट्रांग रखने की कोशिश करती है। ये कैसे पता चला उन्हें? क्या उन्होंने सब कुछ पहले से ही जान लिया था? लड़की का डर, गिल्ट और डेस्परेशन सब मिक्स हो गया है। डैम इट, उन्होंने सब पहले से ही देख लिया था। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। पीटर हाथ में रस्सी लिए खड़ा है। लड़की कंफ्यूज्ड, शॉक्ड, अपने आप से बात करते हुए कहती है, क्या मैं एक नाइफ होल्ड कर रही हूं, तो फिर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं मरने वाली हूं? डर के मारे उसकी आंखें बड़ी हो गई हैं। उसका एक्सप्रेशन साफ तौर पर डरा हुआ है। थोड़ी देर दोनों के बीच खामोशी। पीटर काम वॉइस में पीछे से बोलता है, किताबें लो और चली जाओ यहां से। लड़की अब भी थोड़ा कॉशियस है, लेकिन उसकी आंखों में राहत दिखती है। पीटर उसे जेंटली कहता है, मुझे पता है तुम झूठ नहीं बोल रही थी, तुम्हारे पास स्पेशल स्किल्स हैं। वो शांत दिख रही है, लेकिन आंखों में उदासी है। फिर पीटर उसे पूछता है, तुम भी इसी ऑनर ऑर्फनेज से हो ना, जैसे मैं हूं? वो अभी भी सबको एक जैसी ट्रेनिंग देते हैं? पीटर बुकशेल्फ के सामने जाकर रुका है। सीरियस टोन में बोलता है, अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन वॉलंटियरिंग प्रोजेक्ट में फेल हो जाए, इसका मतलब अब प्लान बी एक्टिवेट करने का टाइम आ गया है। सडनली मूड शिफ्ट होता है। पीटर अचानक से उस लड़की की ओर अटैक करता है। पीटर उसकी गर्दन पकड़ता है। लड़की की आंखें शौक से खुली की खुली रह गईं। लड़की मन ही मन सोचती है, ये क्या प्लान बी का मतलब क्या है? सडनली 2 किलर्स पीटर और लड़की पर हमला करते हैं। शायद ये सब पीटर को पता था, इसलिए वो लड़की को बचाने के लिए उसकी तरफ भागा। स्टोर में फुल केओस हो चुका है। हर तरफ गोलियां चल रही हैं। पीटर बड़ी मुश्किल से लड़की को बचाता है। वो क्राउच करके एक बुकशेल्फ के पीछे कवर लेता है।
उस लड़की को वो प्लान बी के बारे में बताता है। अगर मिशन फेल हो गया तो वॉलंटियर्स भी एलिमिनेट किए जाते हैं। लड़की कोने में छुपी है, कंप्लीटली शॉक्ड। खून फैल गया है फ्लोर पे। पीटर के टॉर्सो से खून निकल रहा है। सिचुएशन काफी केओटिक हो चुकी है। किलर्स लगातार गोलियां चला रहे हैं। पीटर फिर से जंप करता है, फुल मोशन में एक हाथ से फ्लोर पर स्लाइड करता है, दूसरे हाथ से गन उठाता है। लेकिन उन किलर्स ने लड़की को हॉस्टेज बनाया है। ऑक्टोपस का बंदा गन पॉइंट करके खड़ा है। वो किलर्स पीटर को मॉक करते हुए कहते हैं, वेल, देखा तुमने, अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। पीटर की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। शॉक एंड रेज दोनों उसके चेहरे पर साफ दिख रहा है। पीटर अचानक से उस किलर का पंच डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बॉडी मिड एयर फ्रीज हो जाती है। आंखों में कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन। पीटर स्ट्रगल करते हुए मन ही मन बोलता है, मेरी बॉडी हिल नहीं रही जैसे मैं चाहता हूं। मुझे क्या हो रहा है? ऑक्टोपस का एक साथी डाउटफुल एक्सप्रेशन के साथ अपने बॉस से पूछता है, क्या तुम श्योर हो यही पीटर है? ऑक्टोपस काम एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, पीटर, आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस। तुमने बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन यहां तक कि तुम कैंसर को भी हरा नहीं पाओगे। पीटर थका हुआ जमीन पर गिरा हुआ है। ऑक्टोपस सामने खड़ा है। पीटर गुस्से में भारी सांस लेते हुए कहता है, बस करो ये बकवास, तुम लोग मुझे मारना क्यों चाहते हो? ऑक्टोपस शांति से जवाब देता है, बॉस को तुमसे डिस्कंफर्ट हो रहा है। पीटर कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ आंखें सिकोड़ता है। मेरे साथ क्यों? ऑक्टोपस कोल्डली उसको देखते हुए कहता है, तुम्हारे पीछे हजारों लोग लगे हुए हैं और ये कोई नई बात नहीं है। इतना रोना धोना करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि तुम्हारे सिर के लिए इनाम है 7.6 बिलियन। पीटर शॉक्ड, उसके अंदर एक हेल्पलेस इमोशन उभरता है। ऑक्टोपस लास्ट टाइम पीटर की तरफ देखता है, जैसे एक डील फाइनल हो गई हो। वही पैसा जो तुमने पूरी जिंदगी कमाने की कोशिश की थी, अब उसी पैसे ने तुम्हारा डेथ वारंट साइन कर दिया है। लेकिन अगर ये पैसे किसी और को चले जाएं तो? ही ग्रिन्स वाइडर। पागलपन धीरे धीरे उसके चेहरे पर दिखाई देने लगता है। ऑक्टोपस की आंखों में लालच और जुनून। सोचो ना, कितना कमाल होगा ये, 7.6 बिलियन, और वो भी मुझे मिले। तो सनबे निम, कृपया करके मेरे ही हाथों से मरना। पीटर चौंक गया, उसकी आंखें खुली रह गईं। ऑक्टोपस पीटर को जोर से पंच मारता है। ऑक्टोपस का साथी अचानक पीटर पर पंच की बारिश करता है। पीटर उनको डॉज नहीं कर सकता। वो पीटर को दूसरे रूम की ओर फेंकता है। खामोशी के बाद एक छोटी सी आवाज, पर्दे हिलते हैं। पीटर जमीन पर पड़ा हुआ है। कमरे के दूसरे कोने में किलर्स चुपचाप रिपोर्ट कर रहे हैं, सर, लगता है टारगेट नॉकआउट हो गया है। पीटर धीरे धीरे उठता है। एक फ्लैश बैंग ग्रेनेड उसके हाथ में है। खून से हाथ लाल हैं, पर उसकी आंखों में सिर्फ फोकस है। पीटर हल्का सा विस्पर करके बोलता है, ये मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है। वो पिन खींचता है। फ्लैश बैंग हवा में घूमता है। ऑक्टोपस की आंखों में कंफ्यूजन। बारिश का मौसम, स्टोर के अंदर जोरदार धमाका होता है। डोर से स्टोर में एक बड़ा ब्लास्ट दिखाई देता है। एक्सप्लोजन के बाद धुएं के बीच कंफ्यूजन। एक एजेंट चिल्लाता है, ही इज गॉन। ऑक्टोपस का राइट हैंड मैन गुस्से से दांत पीसता है, वो हमारे सामने था, फिर भी स्लिप कर गया। ऑक्टोपस का एंग्री फेस, आंखें गुस्से से लाल। आवाज नियंत्रित है लेकिन खतरनाक है। वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, ढूंढो उसे जल्दी। बारिश अब और तेज हो गई है। पानी सड़क पर उछल रहा है और एक सुनसान प्लेग्राउंड। पीटर भागते हुए उस प्लेग्राउंड में पहुंच जाता है। बारिश हो रही है। पीटर जमीन पर गिरा हुआ है। वो हाथ और घुटनों के बल संभलने की कोशिश करता है। उसका शर्ट खून और पानी से भीग चुका है। उसकी सांसें तेज हैं। उसकी बॉडी हिल रही है लेकिन उठ नहीं पा रही है। पीटर मन ही मन में अपने आप को कोसते हुए कहता है, मैं तो ठीक से लड़ भी नहीं पाया। आंखें आधी खुली हैं। थकान और तकलीफ दोनों दिख रही हैं। शायद मैं अब बूढ़ा हो गया हूं। एक डिमलिट रूम, जहां कई बच्चे टेबल पर काम कर रहे हैं। मैप्स, गैजेट्स, फाइल्स सब फैला हुआ है। जब लोग स्कूल में पढ़ रहे थे, मेरी जिंदगी सिर्फ काम थी। लोग एग्जाम की तैयारी करते थे और मैं 1 साल तक सिर्फ नाइफ होल्ड करना सीख रहा था। जब लोग देर रात कॉल पर प्यार की बातें करते थे, मैं वायर टैप करते करते अपने कान खो देता था।
जब दूसरे लोग डेट करेंगे और प्यार सीख रहे थे, मैं रशिया का जासूस बन चुका था और हर वक्त फ्रॉस्ट बाइट के साथ जी रहा था। जब लोग शादी कर रहे थे, अपनी जिंदगी सेटल कर रहे थे, मैं हर दिन एक नए मिशन में अपनी जान दांव पर लगा रहा था। एक बड़ा कॉन्फ्रेंस रूम जहां नए बॉस की एंट्री होती है, स्टाइल में सूट पहने हुए, कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ। नया बॉस स्मग एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, ये बूढ़ा पागल हो गया है, उसकी सोच पुरानी हो चुकी है, टाइम आ गया है उसे हटाने का। पीटर सूट पहने हुए खड़ा है, लेकिन उसकी आंखों में कंफ्यूजन और तकलीफ है। पहली बार खुद पर शक सा दिख रहा है। पीटर अंदर ही अंदर बोलता है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी उनके लिए दे दी, एक नए बॉस के आने से सब कुछ बदल गया। पीटर जमीन पर पड़ा हुआ, दर्द से कराहता हुआ, बॉडी थक चुकी है। पीटर बाहरी सांसें लेते हुए कहता है, मैंने सब कुछ छोड़ दिया अपने काम के लिए। मैं कोई लैविश लाइफ नहीं चाहता था। क्या मेरी जिंदगी सिर्फ इतनी सी रह गई है? उसकी सांसें भारी हैं, आंखों में दर्द और निराशा। उसका हाथ बारिश से भीगी जमीन पर गिरता है, उंगलियों में जख्म, लेकिन इरादा मजबूत है। वो मुझसे ऐसा बिहेव नहीं कर सकता, मैं इस तरह नहीं मर सकता। पीटर घुटनों के बल उठता है, उसका पूरा शरीर हिल रहा है, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही जुनून है। मैं उस पैसे को खोने नहीं दे सकता, उस पैसों में मेरी पूरी जिंदगी बसती है। मैं हार नहीं मान सकता, वो पैसा सिर्फ पैसा नहीं है, मेरी पूरी कहानी है। बारिश तेज हो रही है, पीटर अकेला पड़ा है जमीन पर। खून, पानी और अंधेरा सब कुछ मिल गया है इस वक्त में, और वो वहीं मर जाता है। रात का समय, एक जगमगाती बिल्डिंग, फ्लावर टेम्पल, लेकिन ये कोई मंदिर नहीं, यह ऑक्टोपस का बेस है। रेस्टोरेंट के किचन में दो लोग बातें कर रहे हैं। एक बंदा मजाक में बोलता है, यार सोचा था 7.6 बिलियन का काम होगा, पर वो हाथ से निकल गया। दूसरा बंदा हंसते हुए कहता है, हाँ भाई, वैसे भी पीटर का जमाना गया, आजकल के डील्स में उसका क्या काम। मैं तो कब से ट्रेनिंग कर रहा हूं उसकी जगह लेने के लिए, तुम बस देखते जाओ। वो बंदा पीटर की फोटो देखकर कहता है, मैं इस बुढ़े को खत्म करूंगा और अपनी जिंदगी जीतूंगा। तभी उन दोनों के पीछे से एक अनजान आवाज आती है, पता है, ये मेरी पहली फोटो थी जो कभी खींची गई थी। अचानक उन दोनों के पीछे से एक यंग लड़का एंट्री मारता है। एक बंदा चीखता है। वो बंदा शॉक में कहता है, व्हाट, पीटर? फिर उस लड़के को करीब से देखने के बाद उन गुंडों को एहसास होता है कि ये कोई और ही है। ऐसा लगता है ये बंदा वही है जिसकी फोटो गैलरी में था, पर करीब से देखा तो कुछ और ही निकला। हाँ, ये वो नहीं है, शायद फोटो गलत थी या फिर पुरानी। पीटर अपनी बॉडी देखता है। वो खुद कंफ्यूज्ड है, आंखों में क्लैरिटी नहीं है, जैसे कुछ याद कर रहा है। पीटर बोलता है धीरे लेकिन फर्म वॉइस में, मैं तो पहले से ही ऐसे उठा था, मुझे समझ नहीं आया ये सब क्या है। दूसरा गुंडा उसको समझाने लगता है। वो कहने लगता है तुम गलत जगह आ गए हो। पीटर सीधा उस गुंडे की आंखों में देखता है। टोन काम है, लेकिन फुल अथॉरिटी। मुझे पता है मैं कहां हूं, बस मुझे ऑक्टोपस के पास ले जाओ और मेरा वक्त बर्बाद मत करो। वो गुंडे एक दूसरे की तरफ देखते हैं, थोड़ी हंसी आती है उनको। ओ, तो तू भी इस फील्ड में है, तो तुझे मरना होगा। वो गुंडा फुल गुस्से में पीटर पर पंच मारता है। पंच सीधा पीटर के चेहरे की तरफ जा रहा है। गुंडे का चेहरा सख्त है, आंखों में गुस्सा भरा है। अचानक एक जोर का इम्पैक्ट होता है। गुंडा अब पूरा शॉक में है। पीटर ने पंच को सिर्फ एक हाथ से रोका है। उसका चेहरा पीला पड़ गया है, पूरा शरीर टेंस है। ये इतना स्ट्रांग कैसे है? एक हाथ से पंच ब्लॉक कर दिया। वो अपने सीनियर से पूछता है थोड़ा डाउट के साथ, तू पक्का है यही पीटर है? पकड़ इतनी टाइट है कि गुंडा चीख उठता है दर्द से। उसका साथी गुस्से से पीटर पर चिल्लाता है। वो पीटर की तरफ भागता है हमला करने के लिए। पीटर बिना देखे उसका अटैक डॉज करता है। दूसरे गुंडे को पंच मारता है जो हवा में उड़ जाता है। पीटर शांत है, टेबल के पास खड़ा हो जाता है। वो गुंडा हाथ में चाकू पकड़कर पीटर को धमकी देता है। पीटर का चेहरा शैडो में है, हाथ में कुछ ट्विस्टेड सा ऑब्जेक्ट है। पीटर ने एक ऑक्टोपस का टेंटिकल उठाया हुआ है, उसे हथियार की तरह पकड़ा है। वो गुंडा कंफ्यूज्ड है और गुस्से में चिल्लाता है।
वो गुस्से में पीटर पर हमला करता है। पीटर टेंटिकल घुमाता है। एयर में क्रैकलिंग साउंड होता है। पीटर पूरी ताकत से टेंटिकल थ्रो करता है, जैसे कोई व्हिप मार रहा हो। इम्पैक्ट से गुंडा हवा में घूम जाता है। टेंटिकल उसके गले के चारों ओर कसकर लपेटा जाता है। वो हाँफ रहा है। टेंटिकल उसकी गर्दन को दबा रहा है। उसका चेहरा पर्पल हो रहा है। आंखें खुली हुई हैं। पीटर हवा में कूदता है, एकदम चपलता और नियंत्रण के साथ। उसका टेंटिकल कसकर बांधा गया है गुंडे के गर्दन की चारों ओर। वो गुंडा पैनिक में हाथ पैर छोड़ा जा रहा है। पीटर उसको घुमाकर पूरी ताकत से नीचे गिराता है। गुंडा सीधा एक स्टील बैरल के अंदर जाके क्रैश करता है। वो बेहोश है। आधा बैरल के अंदर है, आधा बाहर। उसकी बॉडी ट्विस्टेड पोजीशन में है। दोनों जमीन पर पड़े हैं। एक गुंडा टूटे हुए आवाज में बोलता है, कौन? तुम कौन हो और क्यों? उसकी आंखों में कंफ्यूजन और डर दोनों हैं। पीटर अपना पुराना फोटो उठाता है और कहता है, ये फोटो ही मिला। सीरियसली, हजारों लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई भी मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएगा। वो अपने सिगरेट से पुरानी तस्वीर को जलाने लगता है। जो पुराना पीटर था वो अब मर चुका है। मैं दोबारा जिंदा हो गया हूं, लेकिन इस बार अपने यंगर वर्जन के रूप में। शहर की रात चमक रही थी नियॉन लाइट से, लेकिन उन रोशनियों के बीच एक जबरदस्त चेस चल रही थी। कार के अंदर से आवाज आती है, हम इतने क्लोज थे, लेकिन फिर भी वो निकल गया। ऑक्टोपस काफी निराश होकर कहता है, फिर से पीटर हमारे हाथ से निकल गया, और इस बार भी उसने कोई सुराग नहीं छोड़ा। ऑक्टोपस के बाजू में बैठी वही लड़की काफी गहरी सोच में है। उसकी आंखों में सवाल है, कितनी बार पीछा किया, लेकिन अब तक उसके बारे में कुछ भी नहीं पता चल पाया। उसी वक्त कहीं और पीटर ऑक्टोपस को ढूंढ रहा है। वो ऑक्टोपस के एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। पीटर रेस्टोरेंट का मेन डोर ओपन करता है और देखता है कि पूरा रेस्टोरेंट खाली है। खाली टेबल हैं, कोई भीड़ नहीं। पीटर शांत और सीरियस एक्सप्रेशन से कहता है, मेरे पास अभी बहुत टाइम है। पीटर वहां से एक सबवे स्टेशन के वॉशरूम में पहुंच जाता है। वहां के सारे लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। ये कौन है? ये बंदा क्या करता है? पीटर भी खुद अपने आप को देखकर हैरान हो जाता है। वो खुद अपने हाथ से गोली की चोट को छू रहा है, जैसे दर्द का कोई असर ही नहीं है। पीटर मन ही मन कंफ्यूज होकर बोलता है, जो गोली मुझे लगी थी उसका घाव तक नहीं बचा। मेरे कैंसर सेल्स भी खत्म हो चुकी हैं। ये सिर्फ उसकी कल्पना नहीं थी, वो बदल चुका था, कुछ और बन चुका था। पीटर मन में बोलता है, ये मैं हूं? मैं फिर से जवान हो गया हूं? ये सब कैसे हो गया? कैसे पॉसिबल है? मुझे नहीं पता ये क्यों हुआ, लेकिन एक बात पक्की है, अब कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा। चाहे सारे किलर्स कहीं भी मुझे खोजें, उनको पीटर के कुछ निशान जरूर मिलेंगे, लेकिन जो पुराना पीटर था, जो वो ढूंढ रहे हैं, वो कब का खत्म हो चुका है। पीटर अपनी वही पुरानी शर्ट पहनते हुए कहता है, सबसे पहले मुझे नए कपड़े खरीदने होंगे। उसके चेहरे पर ना स्ट्रेस है, ना गिल्ट, सिर्फ एक काम और फोकस्ड एक्सप्रेशन है। तभी पीटर उसके पीछे चल रहे दो लोगों की डिस्कशन सुन लेता है। वो दोनों आपस में ही सिगरेट पीते हुए कुछ बात कर रहे हैं। पीटर उनके पास जाकर कहता है, ये नॉन स्मोकिंग एरिया है, अगर तुम्हें सिगरेट पीनी है तो बाहर जाके पियो। पीटर को सुनकर उनमें से एक आदमी बोलता है, ये जो नए लड़के होते हैं ना, एकदम ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, इनको लगता है पूरी दुनिया इनके पैरों में है। वो आदमी पीटर से काफी अकड़ में बोलता है। वो पीटर को थप्पड़ मारता है और उसे यहां से जाने के लिए कहता है। पीटर वहां से हटकर बहुत गुस्से में एग्जिट डोर की ओर जाता है। पीटर दरवाजा लॉक करता है ताकि वो दो गुंडे भाग ना सकें। वो दोनों की तरफ बहुत गुस्से में आता है। वो दोनों अभी भी उसे हल्के में ले रहे हैं। अरे भाई, ये किस टाइप का एटीट्यूड है? ये समझता क्या है अपना आप को? टाइम आ गया है इसे सबक सिखाने का। पीटर शर्ट के स्लीव्स फोल्ड करता है। वो काफी सीरियस और फोकस्ड है। वो आदमी चिल्लाता है, मैं तुझे दिखाता हूं कि जब कोई किसी पावरफुल बंदे को हल्के में लेता है तो क्या होता है। पीटर बिना कुछ बोले एक ही पंच में उसको नॉकआउट कर देता है। वो बंदा बेहोश होकर जमीन पर गिरता है। उसका साथी शॉक में अपना पॉकेट नाइफ निकालता है। वो हड़बड़ाते हुए कहता है, तू है कौन? पीटर शांति से बोलता है, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं? उसका पॉकेट नाइफ देखकर पीटर बोलता है,
हाँ, पॉकेट नाइफ? तुम इसे इस तरह से पकड़ोगे तो अपनी ही उंगली काट लोगे। वो बंदा हैरान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता ये क्या कह रहा है। वो गुस्से में कहता है, मैं तुझे अभी दिखाता हूं तेरी असली जगह क्या है। तू समझता क्या है अपने आप को? पीटर काम है, आंखों में कॉन्फिडेंस है। अगर तू सच में मुझे स्टैब करने वाला था तो तेरा हाथ तेरे सामने नहीं होता। गुंडा चिल्लाता है और पीटर पर नाइफ लेके भागता है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तू गया आज। वो गाली देते हुए पीटर पे जंप करता है। पीटर उस गुंडे को काउंटर करता है और उसकी गर्दन पर जोर से पंच करता है। वो गुंडा दर्द में चीखता है। पीटर उसके पास कॉन्फिडेंटली खड़ा होता है। मैंने तुझे स्टैब नहीं किया, तुम खुद ही मेरे मुंह के सामने आ गए। गुंडा शॉक में जमीन पर गिरकर बोलता है, तो तुम हो कौन? पीटर शांति से उसे जवाब देता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करते हो, लेकिन अगर तुम्हें पता होता मैं कौन हूं। पीटर गुंडे का कंधा जोर से पकड़ता और उसके कान में कहता है, तो तुम्हें यहीं मरना पड़ेगा। पीटर उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है, तुम्हारे पैंट नहीं चलेंगे। वो गुंडा डरा हुआ है। पीटर उसे समझाता है, आज से सीधे रास्ते पर ही चलना, नहीं तो मारे जाओगे। पीटर अपने फोन में अपना बैंक बैलेंस देखता है तो सच में उसका पूरा 7.6 बिलियन जो उसने बहुत मेहनत से कमाया था जा चुका था। वो मन में बोलता है, मैंने उन्हें पहले ही बोला था वो पैसा मत छूना। आखिर में तुम लोगों की औकात बस इतनी ही थी। पीटर अपने अतीत को याद करते हुए कहता है, मैं बड़ा हुआ ऑनर ऑर्फनेज में, एक छोटी सी धार्मिक जगह जहां सिर्फ नाम का इंसाफ था। और अब 50 साल बाद यही ऑर्फनेज अब एक बहुत बड़ा कार्टेल बन चुका है जो पॉलिटिक्स में अपनी पावर फैला रहा है। ये सब करते हैं एक नाम के पीछे छुपकर, ग्लोरी ग्रुप। एक मास्क, एक धोखा। पीटर की आंखों में गुस्सा और डिटर्मिनेशन। जब मैंने ही एक कंपनी खड़ी की है तो मुझे ही इसे खत्म भी करना पड़ेगा। दूसरी तरफ ऑक्टोपस पीटर को ढूंढते ढूंढते एक शेडी वेयरहाउस में पहुंच जाता है। वेयरहाउस के अंदर एक आदमी सूट बूट में काफी कॉन्फिडेंस में बैठा हुआ है। वो ऑक्टोपस से कहता है, क्या तुम मुझे अकेले ही मारने चले आए? ऑक्टोपस बड़े कॉन्फिडेंस में कहता है, अगर तुम पीटर नहीं हो तो मैं अकेला ही काफी हूं तुम्हारे लिए। ऑक्टोपस की बातें सुनकर वो आदमी हंसने लगता है। क्लब वाले लोग ना बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हो यार। अगर तुम पीटर को ऐसे ही ढूंढते रहे तो तुम बहुत जल्दी मरोगे। ये सुनकर ऑक्टोपस जल्दबाजी में कहता है, मैं मरने से नहीं डरता। चलो अब ये बकबक बंद करो और इसे जल्दी खत्म करते हैं। तुम जानते हो ना, तुम्हें जल्दी खत्म करना कम दर्दनाक होगा। ये सुनकर वो आदमी हंसने लगता है। वो ऑक्टोपस के कॉन्फिडेंस की तारीफ करता है। वो आदमी अपने साथियों को बुलाता है उसकी मदद के लिए, पर फिर भी वो थोड़ी टेंशन में है। उसे समझ नहीं आता कि ऑक्टोपस अभी भी इतना कॉन्फिडेंट क्यों है। उसे तो अभी उसके साथियों को देखकर डर जाना चाहिए था। वो उनको हमला करने के लिए बोलता है। उसके सारे साथी एक साथ ऑक्टोपस पर हमला करते हैं। ऑक्टोपस की ओर हर तरफ से पंच आते हैं, लेकिन वो बहुत सीरियस और फोकस्ड है। कुछ देर बाद पूरे फ्लोर पर खून ही खून पड़ा है। वो आदमी जमीन पर पड़ा हुआ है, काफी घबराया हुआ। वो हिचकिचाहट में बोलता है, ये क्या हो रहा है? कैसे एक इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? ऑक्टोपस उसकी तरफ हंसकर एक क्रेजी लुक से कहता है, ये तो बहुत बोरिंग है ना। ऑक्टोपस ने उसके एक साथी को पूरा तोड़ मरोड़ दिया है। उसका दम घुट रहा है। ऑक्टोपस की पूरी बॉडी का लचीलापन देखकर वो आदमी बहुत डर जाता है। वो चिल्लाते हुए कहता है, दूर हो जाओ, पास मत आओ मेरे। ऑक्टोपस तेजी से उसकी तरफ हमला करता है और उसका खेल खत्म कर देता है। ऑक्टोपस अपने रेस्टोरेंट पहुंचता है। उसे पता चलता है कि उसके आदमियों पर हमला हुआ था और वो हमला करने वाला और कोई नहीं, पीटर था। वो उस लड़की से कहता है, अब तो हमें पीटर को पकड़ना ही होगा। जब तुम्हें उसकी लोकेशन का पता चले डायरेक्ट मुझे आके बताना। वो लड़की अपने ही ख्यालों में खोई हुई सोच रही है, पीटर अभी तक जिंदा कैसे है। उसी वक्त रेस्टोरेंट में कोई आकर खाने का ऑर्डर देता है। उस इंसान को देखकर ऑक्टोपस और उसके साथी कंफ्यूज हो जाते हैं। उनमें से एक साथी बोलता है, आप यहां आज कैसे? क्या कोई मीटिंग थी हमसे? पीटर उसे जवाब देता है, मीटिंग तो नहीं थी, लेकिन हाँ, एक पुरानी दुश्मनी जरूर है। पीटर का जवाब सुनकर ऑक्टोपस बोलता है, क्या हमारे लोगों ने आपको पैसे के लिए परेशान किया है? पीटर हंसकर बोलता है, हाँ, लेकिन रकम बहुत बड़ी है। पीटर ऑक्टोपस की आंखों में देखकर सीरियस होकर बोलता है, यही कहीं 7.6 बिलियन। ऑक्टोपस को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने साथियों को कहता है, दरवाजा बंद करो। वो गुस्से में पीटर की तरफ देखकर कहता है, मुझे लगता है तुम पीटर के लिए काम करते हो।
सिर्फ वही लोग यहाँ आते हैं जिनका हमसे कोई लेना देना हो। ऑक्टोपस को एक डाउट आता है, ये पीटर के बारे में इतना कैसे जानता है? मुझे पता है ये क्लब का ही मेंबर होगा, लेकिन हमारे पास इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। क्या ये पीटर का बेटा है? नहीं तो क्या ये डिसाइपल है? उसका साथी गन पे साइलेंसर लगाकर हमले के लिए तैयार होता है। ऑक्टोपस उसकी आंखों में देखकर कहता है, मैं 100% श्योर हूं कि तुम किसी न किसी तरीके से पीटर से जुड़े हो। ऑक्टोपस शांत चेहरे के साथ 2 उंगलियां दिखाता है। ठीक है, तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1, बता दो पीटर कहाँ है और यहां से सेफली निकल जाओ। ऑप्शन 2, मेरे हाथ से मारे जाओ, क्योंकि रेजिस्ट करने का मतलब सिर्फ मौत है। पीटर बड़े आराम से अपना खाना एंजॉय करते हुए कहता है, मैं सोच रहा हूं एक नया ऑप्शन ट्राई करूं। क्या पता कोई हो जो मुझे सुन के ही डर जाए। पीटर हंसते हुए कॉन्फिडेंस से कहता है, चलो मैं तुम्हें ऑप्शन 3 देता हूं, मैं ही हूं पीट। ये सुनकर ऑक्टोपस को बहुत गुस्सा आता है। क्या तुमने अभी क्या कहा? पीटर अब भी रिलैक्स्ड है, टेबल पर बैठा हुआ, लेकिन सब सुन रहा है। तुम इतने जवान हो फिर भी तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा। मैंने कहा मैंने ही तुम्हारे लोगों को मारा है। ऑक्टोपस के चेहरे पर शक। वो मन में बोलता है, ये तो सब उल्टा पड़ गया। अगर ये सच बोल रहा है और पीटर ने मेरे लोगों को नहीं मारा, तो इसने मेरे लोगों को क्यों मारा? ऑक्टोपस अपने साथी की बंदूक दिखाकर पीटर को वॉर्न करता है, ए बच्चे, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये रियल गन है, तो मुझे बताओ तू पीटर से कैसे रिलेटेड है? पीटर कॉन्फिडेंटली कहता है, जानना चाहते हो? उसका जवाब देते हुए ऑक्टोपस बोलता है, हाँ मैं जानना चाहता हूं। पीटर अपने चॉपस्टिक से खाना उठाते हुए बोलता है, अगर तुम्हें सच में जानना है तो एक ही ऑप्शन है, बस मार दो मुझे। ये सुनकर सब अलर्ट हो जाते हैं। उसके साथ ही पीटर की तरफ गन पॉइंट करते हैं और वो हंसते हुए कहते हैं, मैं इस काम में बहुत माहिर हूं। तभी अचानक पीटर बहुत फुर्ती से ऑक्टोपस के साथी पर अपने चॉपस्टिक से हमला करता है। चॉपस्टिक सीधा उसके गर्दन पर जाके लगता है। वो आदमी बेहोश होकर नीचे गिरता है। वो लड़की शॉक हो जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि ये कैसे पॉसिबल है। वो मन में कहती है, उसने उसके वाइटल पॉइंट पे हमला किया और उसे मार दिया। ये बंदा इतना यंग है फिर भी इतना स्किल्ड। पीटर अभी भी बड़े आराम से अपना खाना एंजॉय कर रहा है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पीटर के स्किल्स देखकर ऑक्टोपस उसकी तारीफ करता है, वाह दैट वाज कूल। तुम्हारी उम्र के हिसाब से तुम बहुत ही स्किल्ड फाइटर लगते हो। वो एरोगेंटली चलते चलते कहता है, तुम कौन से क्लब से हो? मैं ऐसे किसी इंसान को नहीं जानता जो तुमसे ज्यादा स्किल्ड हो। क्या कहते हो, हमें ज्वाइन करना चाहोगे? अचानक से ऑक्टोपस गुस्से में उसे गालियां देते हुए पीटर पर गन फायर करता है। पीटर क्विकली रिएक्ट करता है। उस टेबल को फ्लिप करके उसे शील्ड की तरह यूज करता है ताकि वो बुलेट से बच सके। ऑक्टोपस पीटर का रिएक्शन देखकर हंसने लगता है, तुम तो वाकई एक बच्चे हो। ये मूवी नहीं है, समझे? एक लकड़ी का टेबल बुलेट्स नहीं रोक सकता। ऑक्टोपस अपनी गन लोड करते हुए धीरे धीरे टेबल की ओर जाता है और पीटर को वार्निंग देता है, आखिरी बार कह रहा हूं, बता दो तुम पीटर को कैसे जानते हो? तुम जैसे स्किल्ड बंदे को मारने में बहुत दुख होता है। वो टेबल की तरफ डैश करता है और टेबल के पीछे गन पॉइंट करता है, लेकिन टेबल के पीछे से पीटर गायब है। वो कंफ्यूज हो जाता है। वो गुस्से में कहता है, साला ये बच्चा कहां भाग गया? वो नीचे देखता है, क्या चिली सॉस? ये खून नहीं है। अब वो घबराहट में इधर उधर देखता है, साला कहां गया वो? क्या ये लड़का एक असली भूत तो नहीं? अचानक ऑक्टोपस की नजर कोने के पिलर पर जाती है। उसका चेहरा डर से ठंडा पड़ जाता है। पीटर पिलर से लटका है। वो ऑक्टोपस के ऊपर अटैक करने को तैयार है। पीटर अपने मुंह में छुपाया हुआ चिली सॉस ऑक्टोपस के चेहरे पर थूकता है। चिली सॉस डायरेक्ट ऑक्टोपस की आंखों में जाता है। वो दर्द में चिल्लाता है, साले ये तूने क्या किया? कंफ्यूजन और दर्द में ऑक्टोपस इधर उधर गोलियां चलाने लगता है। पीटर बुलेट्स को डॉच करते हुए उसके हाथ पर जोर से पंच करता है और तेजी से उसकी गन डिसार्म करता है। ऑक्टोपस अभी भी फाइट बैक करने की कोशिश करता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि चल क्या हुआ है। पीटर उसको कोई अटैक करने का चांस ना देते हुए उसके चेहरे पर बहुत तेजी से और जोर से पंच करता है। ऑक्टोपस बहुत दर्द में उसके मुंह से खून बहता हुआ कहता है, मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूं। ये बंदा इतना तेज कैसा है? क्या ये सच में एक बच्चा है? जब तक ऑक्टोपस कुछ कर पाए, पीटर दोनों हाथों से उसका सिर पकड़ के उसकी गर्दन पूरी ट्विस्ट कर देता है। ऑक्टोपस जमीन पर लाचार पड़ा है। पीटर उसे घूर रहा है। पीटर हल्के कदमों से आगे बढ़ता है। ऑक्टोपस शॉक में सोचता है, इसका कोई सेंस नहीं बनता। मैं 10 साल से कई ओपोनेंट से लड़ रहा हूं, लेकिन पहली बार किसी लड़के को देखा जो इतना इस उम्र में इतना स्किल्ड है। घायल पड़े हुए ऑक्टोपस की आंखों के सामने उसकी पूरी लाइफ फ्लैश होती है। उसे उसके टीचर की टीचिंग्स याद आती हैं, द डू और डाई टैक्टिक।
एक दिन तुम्हारा सामना ऐसे दुश्मन से होगा जो तुमसे ज्यादा स्ट्रांग होगा। उस दिन सिर्फ एक रास्ता होगा, तुम्हें सिचुएशन को देखकर उनका गार्ड डाउन करना होगा और उन पर सरप्राइज अटैक करना होगा। उसकी आवाज चलती रहती है जैसे ऑक्टोपस अपना अतीत याद कर रहा हो। तब से मैंने एक टेक्निक डेवलप की जो सिर्फ मैं ही यूज कर सकता हूं। टेक्निक जिसमें सांस लेने तक का समय नहीं मिलता ओपोनेंट को। ऑक्टोपस की टीचर उसे वॉर्न करते हुए कहते हैं, लेकिन मैं ये जो तुम्हें सिखा रहा हूं, ये सिर्फ फाइट नहीं है, ये एक मेंटल कंट्रोल है। अपने ओपोनेंट को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना। जब तुम्हें लगे तुम जीत रहे हो, खुद पर भरोसा मत करो। ऑक्टोपस की आंखों में एक अलग ही डार्कनेस है। वो स्मर्क करते हुए कहता है, और मैंने फाइनली कर ही लिया। मैंने ये टेक्निक मास्टर कर ही ली। अब मुझे किसी से डर नहीं। ऑक्टोपस होश में आता है। वो देखता है कि पीटर उसके पास खड़ा है। वो पीटर के पैर को पकड़ के उसके शरीर को पूरा जकड़ लेता है और उसका दम घुटने लगता है। पीटर जोर से चिल्लाता है। ऑक्टोपस हंसता हुआ पीटर से कहता है, तुझे लगा तू मुझसे जीत सकता है? तुझे मार मार के सबक सिखाऊंगा। मैं इतने साल से इस मौके का इंतजार कर रहा था। अब समझा छोटे, तू पैदा हुआ था तब से मैं इस फील्ड में आया था। बोल, अब समझ आया तुझे? हाँ। लेकिन उसी समय पीटर के पास से आवाज आती है, काफी टाइम लग गया इसे खत्म करने में। ऑक्टोपस अचानक शॉक हो जाता है। वो वहां है तो फिर ये कौन है? ऑक्टोपस किसी को पकड़ के जमीन पर बैठा है और पीटर उसके पीछे खड़ा है। वो नीचे देखता है। उसका बेहोश साथी उसके हाथ में। वो शॉक में चिल्लाता है, मेरा साथी? क्या इसको मैंने गलती से मारा? क्योंकि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऑक्टोपस मन में सोचता है भारी सांस के साथ, मैं 10 साल से ये काम कर रहा हूं और इसी वजह से मुझे पता है मैं इस आदमी के हाथों से मरने वाला हूं। ये बंदा शायद उन 12 डिसाइपल्स के लेवल तक पहुंच गया है। नहीं, हो सकता है ये उनसे भी ज्यादा पावरफुल हो। ऑक्टोपस जमीन पर गिड़गिड़ाते हुए कहता है, रुको, चलो बात करते हैं। हाँ। वो लड़की को पकड़ के हंसते हुए कहता है, इसे कुछ एक्सपीरियंस नहीं है पर ये यूजफुल है, तुम इसे ले जाओ। लड़की परेशान होकर रोते हुए कहती है, नहीं, मैं इसके साथ नहीं जा सकती। ऑक्टोपस गुस्से में से चुप करता है। चुप हो जा, जरूरी बातों के बीच में मत बोल। पीटर सामने खड़ा होता है, शांत लेकिन सतर्क। पीटर साफ और सीधी आवाज में बोलता है, ठीक है, डील। एज एक्सपेक्टेड ऑफ अ ग्लोरी क्लब मेंबर, तुम्हारे पास क्विक डिसीजन मेकिंग स्किल्स हैं। ऑक्टोपस खुश होकर कहता है, हा, बस यही तो चाहिए था मुझे, एक सिंपल सी डील। इसे ले जाओ और ऐसा समझो यह कुछ हुआ ही नहीं, और इसके साथ जो तुम्हारे मन में आए करो। वो लड़की को छोड़कर जल्दी से वहां से भागने लगता है। तभी पीछे से पीटर शांत आवाज में कहता है, द डू और डाई टैक्टिक, क्या तुम भूल गए? ये सुनकर ऑक्टोपस शॉक हो जाता है। उसे उसके टीचर की बातें याद आती हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें असली टक्कर मिलेगी और तब तुम्हें समझ आएगा कि असली मुश्किलें क्या होती हैं। ऑक्टोपस सदमे में कहता है, नो वे, ये पॉसिबल ही नहीं है। पीटर? पीटर फुल कॉन्फिडेंस के साथ सामने खड़ा है। उसका प्रेजेंस पावरफुल है। ऑक्टोपस घबरा के कहता है, क्या तुम सच में उन सबको मार के आए हो जिनको पीटर के बारे में पता था? पीटर अचानक से ऑक्टोपस पर हमला करते हुए कहता है, बिंगो, एक भी जिंदा नहीं है। पीटर ने ऑक्टोपस को ऑफ गार्ड पकड़ लिया है। हर एक चाल इतने सटीक थी, एक भी हमला बर्बाद नहीं हुआ। वो एक सेकंड के लिए भी रुका नहीं, जैसे हर एक सेकंड में फासला हो रहा है। पीटर उसकी बॉडी को स्विफ्टली तोड़ मरोड़ कर से मार देता है। सब कुछ शांत हो जाता है। ये जगह कभी शांति का प्रतीक थी, लेकिन अब उसकी सिर्फ यादें बची हैं। एक आदमी किसी बिल्डिंग की छत पर एक हाथ पर उल्टा खड़ा है, शहर को ऊपर से देख रहा है। उसका सबॉर्डिनेट आके उसे ऑक्टोपस के बारे में जानकारी देता है। सर, ऑक्टोपस मारा गया है, ये कंफर्म हो चुका है। सीसीटीवी फुटेज भी मिटा दिया गया और जब हम वहां पहुंचे तो वहां पर एक भी सुराग नहीं था। वो आदमी थोड़े गुस्से में कहता है, कितनी अजीब बात है ना, एक बूढ़ा आदमी जो मौत के दरवाजे पर खड़ा है गोली लगने से, वापस आता है एक ही दिन में और 4 ट्रेन किलर्स को बिना किसी निशान के मार देता है। वो आदमी सीधे खड़े होकर बोलता है, एक 7.8 बिलियन का इनाम, SSS रैंक मिशन, पूरे नेशन के ग्लोरी मेंबर्स को बता दो। 1 घंटे के बाद पीटर पर ओपन हंट जारी कर दूंगा। शहर में शांति है, हर कोई अपने काम में लगा हुआ है। एक छोटी सी बच्ची रात में अपने पापा के साथ स्ट्रीट पर चल रही है, एक्साइटेडली ऊपर की तरफ पॉइंट करती है, पापा देखो। पापा रुककर ऊपर देखते हैं। पीटर भी वहां पे मुस्कुराते हुए बिलबोर्ड की तरफ देखता है। सब लोग ग्लोरी क्लब के एक बड़े बिलबोर्ड को देख रहे हैं जिसमें लिखा है, बुजुर्गों को एक गर्म खाना दीजिए। एक इमोशनल कैंपेन, एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी बदल सकती है। पर यह कोई आम मैसेज नहीं था, ये ग्लोरी मेंबर्स के लिए एक कोड मैसेज था। पीटर मन ही मन सोचता है, ये लोग तो फुल डेडिकेशन से फ्लायर बांट रहे हैं, मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं खुद आ रहा हूं तुम्हारे पास। पीटर अपने मन में बोलता है, मुझे और सपोर्ट चाहिए ग्लोरी क्लब को खत्म करने के लिए।
एक इंसान है जो मेरे दिमाग में सबसे पहले आता है, लेकिन उसके बारे में सोचकर भी अजीब सा फील होता है। वो मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल करता है, पर आज मुझे उसके पास जाना ही पड़ेगा। एक पुराना अबैंडन पब्लिक टॉयलेट जंगल के पास, हल्का सा सन्नाटा। पीटर एक हाथ से दरवाजा खोलता है। क्या यही जगह है? बस अंदर जाने की देर है। अंदर एक अंधेरा कमरा, लोग बेहोश पड़े हैं। पीटर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा है। चलो देखते हैं। पीटर एक दीवार पर कुछ सर्च करने लगता है। इधर ही होना चाहिए। एक हल्की सी क्लिक की आवाज होती है, जैसे कुछ अनलॉक हुआ हो। पीटर फुसफुसाते हुए बोलता है, मिल गया। एक अंधेरी सीढ़ियों का रास्ता खुलता है, जहां नीचे से लाइट आ रही है। पीटर नीचे पहुंचते ही सरप्राइज हो जाता है। उसकी आंखें हल्की सी चमकती हैं। लग्जरियस रूम, शैंडलियर, क्लासी फर्नीचर। पीटर अंदर आते हुए कहता है, वैसे ही फैंसी है जैसा हमेशा था। जगह तो पैसों से सजा हुआ म्यूजियम लगता है। शेल्फ पर हाई एंड अल्कोहल बॉटल्स और लग्जरी आइटम्स रखे हैं। फिर अचानक कोई पीटर की गर्दन पर कुछ नुकीला हथियार रखता है। पीटर उस इंसान को मुस्कुराते हुए कहता है, ये सब फैंसी कपड़े और शो ऑफ, तुझे इनकी जरूरत ही नहीं है। तुम तो वैसे भी अंधे हो। लड़की थोड़े फ्रस्ट्रेटेड और सरकास्टिक टोन में कहती है, अरे यार, अभी तक सब कुछ पीसफुल लग रहा था, लेकिन लगता है अब मुझे एक लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा। वो लड़की अपने स्किल से कुछ नोटिस करती है। छोटी उम्र का, ये कोई मामूली बंदा नहीं है। इसके अंदर बहुत ब्लड थर्स्ट भरा है। वो लड़की हमला करते हुए बोलती है, तो क्या तुम्हें ग्लोरी ने भेजा है? मुझे तुम्हारे जैसे लोगों से डर नहीं लगता। उस लड़की के सारे हमले पीटर काफी फुर्ती से डॉज करता है। वो लड़की फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाती है, क्या तुम्हें सिर्फ चूहे जैसा भागना आता है? लड़ो मुझसे। वो लड़की उसे वार्निंग देते हुए फिर से हमला करती है। जरा संभल के। एक जोरदार स्ट्राइक होती है। पीटर बड़ी आसानी से उस अटैक को डॉज करता है। पीटर सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहता है, मुझे अब शक होने लगा है कि ये वाकई अंधी है। वो लड़की पीटर को डिस्ट्रैक्टेड देखकर फिर से हमला करते हुए कहती है, क्या तुमने कभी ऐसे अंधे इंसान को देखा है जो मेरे जैसा स्किल्ड हो? पीटर उसकी किक डॉज करते हुए उस लड़की को हवा में पकड़ लेता है। वो लड़की को जमीन पर पटकता है। जोरदार इंपैक्ट होता है। सिर्फ एक कदम, और इस बार सब कुछ बदल गया। वो लड़की सोफे पर लेटे हुए कहती है, सच कहूं तो मैं थोड़ा इंप्रेस हो गई हूं। मुझे नहीं पता था कि ग्लोरी के पास तुम जैसा स्किल्ड बंदा है, पर अभी मुझे तुमसे कोई ब्लड थर्स्ट फील नहीं हो रहा। ये कोई अच्छी बात नहीं। किसी डिसेबल पर्सन को मारना, पर तुम भी क्या कर सकते हो? हमारी फील्ड में चाहे कुछ भी हो, किसी ना किसी को तो मरना ही पड़ता है। वो एक नाम बोलती है जो टेंशन क्रिएट करता है, अलेक्जेंडर मैकिन। काटो इसे। डॉग अग्रेसिव मोड में पीटर की ओर भाग के आता है उसे बाइट करने। लड़की नीचे सोफे पर ही गिरी है, कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ कहती है, क्या? ये कैसे हो सकता है? मैकिन, ये तुम क्या कर रहे हो? जो डॉग पीटर पर हमला करने के लिए कुछ देर पहले बहुत एग्रेसिव ग्राउल कर रहा था, वही डॉगी अब पीटर के पास जाके पूंछ हिलाते हुए खेल रहा है। ये सब देखकर लड़की बहुत ही शॉक में है। लड़की आंखें फाड़ के देखती है, शॉक के मारे बोल भी नहीं पा रही। तू जवान हो गया है। ओएमजी, स्किन भी इतनी सॉफ्ट। पीटर थोड़ा अनॉयड होके कहता है, रुको, बस करो ये सब। लड़की उत्साहित होकर चीखने लगती है, ये तुमने कैसे किया? मुझे भी कोशिश करनी है, बताना मुझे। कुछ देर बात करने पर पीटर लड़की को सब कुछ बता देता है। वो कैसे मर के फिर से जवान हो गया, उसके फ्यूचर प्लान्स के बारे में। तो तुम ग्लोरी से अकेला लड़ना चाहते हो, पर कैसे? पीटर भी सीरियस होकर जवाब देता है, मैं अब तूफान के बीच में जाने वाला हूं। लड़की कंफ्यूज होकर बोलती है, तूफान के बीच में? तुम क्या कह रहे हो? पीटर खड़ा होता है, कॉन्फिडेंस और डिटर्मिनेशन के साथ कहता है, ग्लोरी क्लब मुझे खत्म करना चाहता है। उनके प्लान को रोकने का एक ही तरीका है, मैं उन्हीं का किलर बन जाऊं। लड़की शॉक होकर कहती है, क्या? तुम पागल हो गए हो? वो धीरे धीरे समझते हुए कहती है, नहीं, रुको, तुम अब फिर से जवान हो गए हो और अब तुम्हें कोई पहचानता नहीं है। अगर तुम ग्लोरी के किलर बन जाओ तो वो बेसिकली प्लान कर रहे होंगे पीटर को कैप्चर करने का, लेकिन असल में वो खुद ही पीटर के हाथ का खिलौना बन जाएंगे। लड़की का क्यूरियस एक्सप्रेशन। वो करीब आकर बोलती है, तुम सच में खतरनाक हो। लड़की थोड़े पीछे होती है और क्लियर करती है, लेकिन सनबे ये संभव नहीं है। अभी तुम सिर्फ एक आउटसाइडर हो और ग्लोरी क्लब के नियमों में आउटसाइडर कुछ नहीं होता। तुम इस वक्त ग्लोरी के किलर नहीं बन सकते हो। पीटर उसे कॉन्फिडेंस में कहता है, नहीं, एक रास्ता है, वो है डिवाइन ऑनर हाई स्कूल में घुसना। स्कूल के अंदर लड़कियां गपशप कर रही हैं। अरे वो नया लड़का दिखा,
कितना हैंडसम है। हाँ, लगता है हमारे स्कूल दोबारा कूल बन गई है। नया स्टूडेंट बिल्कुल फायर लग रहा है। पीटर कॉन्फिडेंट स्टाइल में स्कूल के अंदर अपने क्लासरूम में बैठा है। यह है ग्लोरी फाउंडेशन ने बनाई हुई प्राइवेट स्कूल डिवाइन ऑनर हाई स्कूल। बाहर से तो ये एक नॉर्मल हाई स्कूल लगता है, लेकिन इस स्कूल का असली पर्पस है किलर्स को ट्रेन करना। यह सीक्रेटली एक किलर क्लास भी चलाते हैं, और मैं उस किलर क्लास में घुसने जा रहा हूं, क्योंकि यही एक रास्ता है ग्लोरी क्लब का किलर बनने का। सभी स्टूडेंट्स ऑडिटोरियम के अंदर इकट्ठा हो रहे हैं। वो अंधी लड़की पीटर को माइक्रोफोन पर बताती है, मैंने पहले ही तुझे बताया था किलर क्लास सिर्फ ऑनर ऑर्फनेज के बच्चों को ही लेती है, तो अंदर कैसे जाएगा। पीटर मन में सोचता है, बस एक ही एक्सेप्शन है। पीटर चुपचाप स्टेज पर जाता है, माइक चेक करता है। पीटर कॉन्फिडेंटली स्टेज पर खड़ा है, अपना बैज दिखाते हुए कहता है, मैं आज ही ट्रांसफ़र हुआ हूँ। मेरा नाम है किम सुंगू। मेरी हॉबी फाइटिंग है और मेरा टैलेंट भी फाइटिंग है, और हाँ, मैं एक किलर हूँ। स्टूडेंट्स, फैकल्टी, सभी के चेहरे पर हैरानी। सब लोग ऑडिटोरियम में स्तब्ध खड़े हैं। ऑडिटोरियम के दूसरी तरफ की क्लास से स्कूल के असली किलर ट्रेंड पीटर को देख रहे हैं। वो लोग किसी नए इंसान को देखकर गुस्से और कन्फ्यूजन में कहते हैं, ये कौन है। पीटर मन ही मन स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट टोन में कहता है, मैं इनको मजबूर कर दूंगा कि ये लोग मुझे स्काउट करें। एक बात भूल गया, मैं एक ऐसा किलर बनने वाला हूं जो पढ़ाई में भी अच्छा हो। एक मोटा लड़का एक लड़की को धक्का देते हुए बोलता है, हटो, रास्ता छोड़ो। हॉल में कुछ स्टूडेंट्स पीटर के सामने खड़े हैं। तनाव भरा माहौल है। वही मोटा लड़का सार्कास्टिक टोन में बोलता है, हे किलर, क्या तुमने येजिन को बहकाया है। पीटर को समझ नहीं आता कि क्या बोल रहा है, लेकिन उसको लगता है कि ये अच्छा मौका है अटेंशन गेन करने का। जांग येसुअल और ओ येजिन एक दूसरे को पिछले 22 दिनों से डेट कर रहे हैं। वो दोनों डिवाइन हाई स्कूल के बेस्ट लवर हैं। जांग येसुअल को लगता है पीटर ने उसकी गर्लफ्रेंड को छीन लिया है, इसीलिए वो पीटर पे गुस्सा है। वो जोर से चिल्ला के पीटर पे हमला करता है, मैं अपना बदला लेके रहूंगा। जांग येसुअल, जिसने अपने अकेले दम पे पूरे मापो डिस्ट्रिक्ट पे कब्जा किया था, उसने पहली बार मौत को महसूस किया। पीटर उसकी पंच को डॉच करके अब उसे काउंटर करने के लिए तैयार है। जांग येसुअल उस मोमेंट में अपनी हर एक्शन को रिग्रेट कर रहा है। वो मन ही मन बोल रहा है, आई एम सॉरी येजिन, तुम्हारा ओपा तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। इसने कभी येजिन को प्रोटेक्ट नहीं किया। वो पूरी हिम्मत लगाकर पीटर का पंच लेने को तैयार है, लेकिन पीटर उसे पंच नहीं करता। उसका पंच जांग येसुअल के माथे के पास जाकर रुक जाता है। पीटर ने पंच करने के बजाय उसके माथे पे अपनी उंगली से जोर से फ्लिक करता है। जांग येसुअल डर के मारे नीचे जमीन पे बैठ जाता है। उसके दोस्त उसे पीछे से हंस रहे हैं। एक टीचर उन दोनों को लड़ते देख गुस्से में दोनों को रोकता है। इस स्कूल में फाइट करना मना है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फाइट करने की। ऐसे चिल्लाते हुए वो टीचर दोनों के पास आता है। टीचर गुस्से में पीटर का गाल खींचकर उसे उसके माता पिता के बारे में पूछता है। उसके जवाब में पीटर कहता है कि वो मर चुके हैं। वो टीचर पीटर को पकड़कर ले जा रहा है, लेकिन जांग येसुअल पीछे से गुस्से में अपने दोस्तों को कहता है, मैं बोल रहा हूं, छोड़ दो मुझे, अब ये नहीं बचेगा। उसका दोस्त उसे कंफ्यूज्ड होकर कहता है, लेकिन तुम्हें किसी ने पकड़ा ही नहीं है। शैडो में कुछ लोग बैठकर सीरियस टोन में बात कर रहे हैं। अब क्या करें? क्या और पता करें या सीधा काम खत्म कर दें? हाँ, ये इंटरेस्टिंग हो रहा है, चलो इसे मार देते हैं। वहां नीचे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स शॉक्ड एक्सप्रेशन में पीटर को टीचर के साथ जाते देख गॉसिप करते हुए, ये ट्रांसफर स्टूडेंट तो मुझे पागल लगता है। हाँ, ये बंदा बहुत कूल है। लड़की हैरान है, आंखों में कंफ्यूजन और डर दोनों। ये बंदा यहां क्या कर रहा है? क्या ये इस स्कूल को भी खत्म करने आया है? सुबह का समय, नया दिन, वही पुरानी बिल्डिंग, लेकिन आज कुछ अलग होने वाला था। उंजी, क्या इधर सीट खाली है? उंजी सरप्राइज एक्सप्रेशन के साथ ऊपर देखती है। पीटर हाथ में अपना लंच लेके बेंच पे बैठता है। वो उसे देखकर शॉक हो जाती है। तुम यहां क्या कर रहे हो? पीटर उससे बैठते हुए जवाब देता है, कहीं और जगह नहीं थी, इसीलिए यहां आ गया। वो लड़की नाराज होकर पीटर से मुंह मोड़कर कहती है, मुझे भूख नहीं है। पीटर उसे छेड़ते हुए कहता है, तुम कह रही हो तुम्हें भूख नहीं है, पर तुमने तो काफी कुछ लाया है प्लेट में। उंजी का एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है, टोन थोड़ा इंटेंस हो जाता है। वो कुछ दिनों पहले हुई घटना को याद करती है। पीटर उंजी को कुछ दिखाकर उससे पूछता है, क्या तुम जिंदा रहना चाहती हो? उस वक्त सब बदल गया। पीटर अपना पुराना फोटो दिखाकर उस लड़की को कहता है, कहना कि ये आदमी उनका किलर है, ये तेरी जिंदगी का नया रास्ता बन जाएगा। वो पीटर से पूछती है, मैं चुप रही क्योंकि मैंने वादा किया था,
लेकिन तुम यहां मुझे ढूंढने क्यों आए? पीटर शांति से जवाब देता है, मैं तुम्हें मारने नहीं आया। उंजी अपना खाना खाते हुए थोड़े परेशान होते हुए कहती है, तुम्हारे कारण से उस दिन सब बदल गया। तुम जानते हो मैंने क्या कुछ सहा है। ग्लोरी क्लब के लोग अब मुझ पे नजर रख रहे हैं। माहौल टेंस हो जाता है। पीटर उसे टेंस टोन में कहता है, तुम सिर्फ इसीलिए जिंदा हो क्योंकि मैंने तुम्हें बचाया था। उंजी उससे निराश होती है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तुम कुछ नहीं जानते। ये स्कूल कैसी जगह है, कितनी खतरनाक जगह है ये, और ऊपर से तुम मुझे जानते भी नहीं हो। तुम्हें क्या लगा तुम्हारे जैसा आउटसाइडर कुछ कर पाएगा यहाँ? ये सारी बातें सुनकर पीटर टेंस हो जाता है। वो हंसकर कहता है, तुम मेरी मदद कर सकती हो क्योंकि तुम भी मेरी तरह हो जिसे कुछ नहीं पता। मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूं। स्कूल में कहीं और कुछ अलग चल रहा है। 3 डिलिंक्वेंट टाइप स्टूडेंट सिगरेट पीते हैं खड़े हैं। वो तीनों एक टीचर को परेशान कर रहे हैं। टीचर उन तीनों पे चिल्लाने लगता है। इस स्कूल में टीचर को तंग करने वाले स्टूडेंट्स को भारी सजा होती है। अचानक एक स्टूडेंट उस टीचर को धक्का मारकर नीचे गिराता है। बाकी 2 स्टूडेंट्स उस टीचर पे हंसते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन वहीं अचानक पीटर आ जाता है। वो स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं, ओह यही है वो किलर बच्चा। पीटर उनको गुस्से में कहता है, क्या तुमने सच में टीचर को मारा? उनमें से ही एक लड़का बिना किसी शर्म के कहता है, हाँ मारा। क्या कर लेगा तू? बस चुप हो जा वरना तू भी जाएगा। वो पीटर को वहां से चुपचाप जाने को कहता है, लेकिन पीटर उन्हें चैलेंज करता है, अगर मैं नहीं हटा तो? वो लड़का एनॉयड होके कहता है, तुझे हटाना पड़ेगा ऑब्वियसली। वो लड़का पीटर के कपड़ों पे थूकता है, लेकिन पीटर वहां पर चुपचाप खड़ा है। वो पीटर को धमका रहे हैं, पर पीटर वहां पर सीरियस मूड में खड़ा है उनकी तरफ घूरते हुए। तभी अचानक वो लड़का गुस्से में पंच मारने के लिए जाता है। वो लड़का गुस्से में चिल्लाता है, बस चुपचाप मर जाओ। पीटर उसके सब हमलों से आसानी से बच जाता है। उसके दोस्त उसके पीछे से परेशान कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। वो और फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो और तेज मुक्का मारने लगता है, लेकिन पीटर सब पंच डॉज करता है। तभी पीटर उसकी कॉलर पकड़ के जमीन पे गिरा देता है। वो लड़का शॉक्ड हो जाता है। अचानक से उसका दोस्त पीछे से ईंट उठा के पीटर पे हमला करता है। पीटर उसका अटैक एक ही पंच से डिफ्लेक्ट कर देता है। पीटर की पावर देख के वो 3 स्टूडेंट्स डर के अगले ही पल में टीचर से माफी मांगते हैं। पीटर जमीन पर गिरे हुए टीचर की तरफ शांति से देखता है। वो टीचर थोड़ा घबराया हुआ पीटर पे चिल्लाता है, तुमने टीचर के सामने एक स्टूडेंट पे हाथ उठाया, ये कैसे जस्टिफाई करोगे? पीटर निराश होकर कहता है, सर मैंने नहीं, उनने पहले अटैक किया। पीटर फोन उठाता है, वीडियो देखता है। टीचर की वीडियो वायरल हो चुकी है। पीटर का गार्ड डाउन होते ही टीचर पीटर पे सरप्राइज अटैक करता है। एक जोरदार किक पीटर के सर के पास से गुजरता है। वो आसानी से किक को डॉज करता है। अगले ही पल में टीचर एडमिरेशन से हंसने लगता है। टीचर मुस्कुराते हुए कहता है, मेरी नजर किसी पे गलत नहीं जाती। इंप्रेसिव। पीटर नीचे जमीन पे बैठा हुआ है उस टीचर के किक को ब्लॉक करते हुए। पीटर कंफ्यूज्ड बट अलर्ट होके कहता है, आप कहना क्या चाहते हैं? टीचर हंसते हुए कहते हैं, तुम नॉर्मल लड़के नहीं हो। एज एविडेंस, लड़ाई के दौरान तुमने कॉफी का एक भी ड्रॉप नहीं गिराया। कप बिल्कुल फुल है, एक भी बूंद नहीं गिरा। पीटर थोड़ा सरप्राइज मगर कंपोज्ड रहता है। टीचर उसे सीरियस टोन में पूछता है, मुझे बताओ पीटर, ये हुनर तुमने कहां सीखा? नहीं, तुमने ये सब क्यों सीखा? पीटर के चेहरे पर रोशनी गिरती है, आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों है। वो गुस्से में कहता है, मैं बदला लेना चाहता हूं। मेरा घर, मेरी फैमिली, मेरा पैसा, मैं सब कुछ खो चुका हूं। मैं तो जिंदा होकर भी मर चुका हूं। ड्रामेटिक साइलेंस। फिर टीचर अपना हाथ आगे बढ़ाता है, किम सुंगू, तुमने कभी वॉलंटियरिंग क्लब ज्वाइन करने का सोचा है? पीटर हंस के कहता है, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। टीचर ली ग्वांग्यू, नहीं, ग्लोरी का किलर इंस्ट्रक्टर। सेम इंस्ट्रक्टर पीटर को सीक्रेट किलर क्लास में लेके जाते हुए, अगर तुम सच में बदला लेना चाहते हो तो तैयार रहो, क्योंकि ये रास्ता आसान नहीं है। एक भी गलती तुम्हारी जिंदगी और मौत का फैसला बन सकती है। टीचर पीटर को दरवाजा खोल के स्वागत करता है। पीटर पूरी तरह से चौंक जाता है। रुकी हुई सांसें, क्यूरियोसिटी और टेंशन दोनों दिखाई दे रहे हैं एक्सप्रेशन में। जहां ग्लोरी के किलर्स को पाला जाता है, द वॉलंटियरिंग क्लब। पूरा क्लास टीनेज बच्चों से भरा हुआ है। सब बिल्कुल भी किलर जैसे नहीं लगते। टीचर पूरी क्लास को पीटर से इंट्रोड्यूस कराते हैं। ध्यान दो सब लोग, ये एक नया वॉलंटियर है जो आज से हमारे साथ काम करेगा। ली यूना उसको देखकर शौक में अपने मन में कहती है, ये यहाँ क्या कर रहा है? पीटर मजाक में उसकी तरफ देखकर उसको आंख मारता है। ली यूना घबराकर अपने मन में कहती है, क्या क्या हुआ अभी? विंक, क्या उसने मुझे आंख मारी?
क्या उसकी आंख में कुछ गया है? क्या मुझे ये कहना चाहता है कि वो मुझे मारने वाला है? पीटर मुस्कुराते हुए अपना इंट्रोडक्शन देता है। मैं हूं किम सुंगू। इतने वार्म वेलकम के लिए थैंक्स। वो मन में सोचता है, ये इतनी सिंपल दिखने वाली जगह ही वो जगह है जहां किलर्स को रेस किया जाता है। तभी 2 स्टूडेंट्स उसके सामने आके कहते हैं, कैसा वार्म वेलकम, बकवास है सब। मुझे फर्क नहीं पड़ता तेरा नाम क्या है, किम सुंगू, डग्गू या कुछ भी हो। सिर्फ ऑनर ऑर्फनेज के लोगों को यहाँ आने की परमिशन है। ये आउटसाइडर यहाँ कैसे आ गया, इसका कोई सेंस बनता है क्या? टीचर उन स्टूडेंट्स को समझाते हुए कहते हैं, चलो बस एक सिंपल वेलकमिंग पार्टी करते हैं। फिर स्टूडेंट्स आइडियाज देने लगते हैं कि पार्टी कैसी होनी चाहिए। फिर हमें कुछ हटके करना चाहिए। सब पीटर की तरफ क्रेजी लुक से कहते हैं, ब्लड पंच। हे। दोगो ह्योंग और दोगो जय गुस्से में पीटर के सामने आके कहते हैं, हे इधर आ, हमें तुम्हें वेलकम करना चाहिए। ली यूना उन दोनों को रोकने की कोशिश करती है, हे गाइज रुको। तो ह्योंग गुस्से में उसको वहां से हटने के लिए कहता है, रास्ते से हट जाओ यूना, वरना अगर तुम उसके साथ साथ पिटाई खाना चाहती हो। ली यूना फ्रस्ट्रेट होते हुए मन में बोलती है, मैंने तुम लोगों को बचाने की कोशिश की, तुम सब मर सकते हो। वो दोनों उसके पास जाके कहते हैं, हे नए बच्चे, क्या तुम लड़ाई कर सकते हो? क्या तुम गली के गुंडे जैसे हो? पीटर उनको जवाब देता है, फाइट? हाँ थोड़ा बहुत। फिर अचानक दोनों उसकी तरफ हमला करते हुए बोलते हैं, अच्छा होगा कि तुम नर्वस हो जाओ, ये फाइट तुम्हारी आखिरी फाइट होने वाली है। पीटर उन दोनों के अटैक्स बड़ी आसानी से ब्लॉक करता है। ह्योंग स्ट्रगल करते हुए गुस्से में कहता है, ये जगह किसी पड़ोस के गुंडों के लिए नहीं है। तुम जैसे लोग नहीं जानते कि हम अपनी जान कितनी जोखिम में डालते हैं। हम इसलिए यहाँ हैं ताकि दुनिया के सबसे अच्छे किलर बने, बिल्कुल उसकी तरह। डिसाइपल पीटर। उसका चेहरा गुस्से से और लाल हो जाता है। यहाँ कोई जगह नहीं है तुम जैसे नेपोटिज्म बेबी के लिए। कुछ पल बाद तीनों एक दूसरे से थोड़ा दूर हट जाते हैं। पीटर उनका मजाक उड़ाते हुए मुस्कुराकर कहता है, हाँ ये बहुत बोरिंग है, तुम दोनों का अलग अलग बोलना बहुत परेशान करने वाला है। पीटर की बातें सुनकर उन दोनों का खून खौल जाता है। गुस्से में चिल्लाते हुए वो कहते हैं, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुझे आइडिया भी नहीं है कि हमारे 18 साल की मेहनत कितनी होती है, यू नेपोटिज्म बेबी। थोड़ी देर तक लड़ाई चलती है। मारपीट के बीच में दोनों थक जाते हैं। दोनों पसीने से लथपथ सांस लेते हुए खड़े होते हैं। क्लासरूम के स्टूडेंट्स तालियां बजाकर उनकी तारीफ करते हैं। वो दैट्स ऑसम, जैसी उम्मीद थी दोगो ब्रदर्स से, तुम्हें उसे आसानी से निपटना चाहिए था। ह्योंग हाफते हुए मुस्कुराता है, मैंने अपनी आधी ताकत भी इस्तेमाल नहीं की। ये कुछ भी नहीं है। बाकी स्टूडेंट्स हंसी उड़ाते हुए कहते हैं, क्या तुमने देखा, नया बच्चा भी कुछ नहीं कर सका, वो इतना डर गया कि भाग गया। बाहर स्कूल कॉरिडोर में ली यूना पीटर के पीछे आती है और कहती है, हे किम सुंगू, तुम वॉलंटियर क्लब को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो क्या? पीटर उसकी तरफ देखता है, तुम किस बारे में बात कर रही हो? यूना थोड़े गुस्से में बोलती है, मुझे बेवकूफ मत बनाओ, मैं देख रही थी तुम्हें, तुमने एक भी पंच में अपनी ताकत नहीं लगाई। पीटर हल्का सा मजाक करते हुए मुस्कुराता है, ये तुम क्या कह रही हो, मैं तो हमेशा अपना बेस्ट देता हूं। यूना नाराज होकर कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे पास सबूत है। उन दोनों के जैसे तुम्हारा एक भी बूंद पसीना नहीं निकला। वो उसके करीब आके उसे घूरती है, बताओ कारण क्या है? पहले से ही ये सस्पिशियस है कि तुम स्कूल में हो, तुम क्या छुपा रहे हो? अपनी पावर से तुम क्या पाना चाहते हो? तुम्हारा प्लान क्या है? पीटर शांति से बोलता है, क्या तुम सचमुच जानना चाहती हैं? वेल, फिर वो थोड़ा पीछे हटकर हल्का सा हंसता है, सॉरी बट इट्स टाइम फॉर लंच। ली यूना चीख कर कहती है, अभी आधी रात का समय है। उसी रात एक सूने से बस डिपो में एक बस ड्राइवर अपनी गरम कॉफी सिप करते हुए खुशी खुशी गाना गुनगुना रहा है। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान होती है, पर अचानक उसका एक्सप्रेशन बदल जाता है। वो थोड़ा हैरान होकर बोलता है, मुझे तो याद है मैंने आज एक ग्रुप बुकिंग ली थी, फिर यहाँ सिर्फ एक आदमी ही क्यों है? उसके सामने एक सभ्य दिखने वाला आदमी खड़ा है, फॉर्मल कपड़े, काम स्माइल। वो आदमी पोलाइटली कहता है, हेलो। ड्राइवर थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर पूछता है, बाकी सब लोग कहाँ हैं? आदमी आराम से जवाब देता है, यहाँ सिर्फ मैं हूं, लेकिन मेरे पास बहुत सारा सामान है। फिर वो अपनी बड़ी बड़ी बैग्स दिखाता है। ड्राइवर मुस्कुराता हुआ कहता है, मैं समझ गया, मैं उन्हें आपके लिए लोड कर दूंगा। लेकिन अंदर ही अंदर वो इरिटेट होकर सोचता है, लकी, मेरी किस्मत, कितनी सारी बैग्स हैं ये। जब वो एक बैग उठाता है, उसकी नज़र कुछ अजीब सी चीज पर पड़ती है। कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी वो आदमी हल्की सी खौफनाक मुस्कान के साथ उसके करीब आता है और कहता है, क्या तुम किसी चीज पर दाव लगाना चाहते हो? ड्राइवर एक कदम पीछे हट जाता है। आदमी धीरे से फुसफुसाता है, ट्राई टू गेस कि सूटकेस में क्या है।
डर भरा सफर शुरू हो जाता है। दोनों के बीच खामोशी छाई रहती है। ड्राइवर रियर व्यू मिरर में उस आदमी को देखते हुए अपने मन में सोचता है, मैंने बेट एक्सेप्ट नहीं की थी, पर मैं जानता हूं मैंने जो देखा सही देखा। वो डेफिनेटली हिल रहा था। वहीं वॉलंटियर क्लब में भी इस घटना की खबर फैल जाती है। टीचर सबको इकट्ठा करके कहते हैं, सुनो सब लोग, ध्यान दो, एक नया मिशन आया है। क्लाइंट है देहा ग्रुप का चेयरमैन चॉय इन चांग। तुम सब ने उसका नाम सुना होगा, है ना? वो ग्लोरी के सबसे बड़े स्पॉन्सर्स में से एक है। जो टीम इस मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट करेगी, उन्हें चेयरमैन के रिकमेंडेशन के साथ वॉलंटियर सर्टिफिकेट मिलेगा। मतलब ऑफिशियली तुम लोग किलर बन जाओगे। ये सुनकर सब स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं। पीटर शांति से अपने मन में सोचता है, इट्स टाइम, अब मैं आसानी से किलर बन सकता हूं। फिर स्टूडेंट्स टीचर से बेचैन होकर पूछते हैं, ये मिशन किस बारे में है? टीचर थोड़ा हिचकिचाकर बोलते हैं, इट्स रिकैप्चरिंग। आजकल काफ़ी टीनेज बच्चों की किडनैपिंग्स हो रही हैं। प्रॉब्लम यह है, जिन बच्चों में से एक जो किडनैप हुआ था, वो चेयरमैन का एकलौता बेटा है। क्लास की खामोशी में एक लड़की हाथ उठाकर क्यूरियोसिटी से पूछती है, हमें उसके बेटे को वापस लाना है? वो पुलिस को कॉल क्यों नहीं करता? टीचर सीरियस होकर जवाब देते हैं, तुम सही हो, लेकिन चेयरमैन चॉय बदला लेना चाहते हैं। जो लोग ये करना चाहते हैं, हाथ उठाओ। अब क्लास में हलचल मच जाती है। स्टूडेंट्स एक दूसरे से बात करने लगते हैं, तुम क्या करने वाले हो? सच में जाओगे? तुम्हें यहाँ 2 साल और रुकना पड़ेगा, तभी ऑफिशियल किलर बनोगे। हमें बस एक बार सफल होना है। यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इतनी बड़ी चीज नॉर्मली अडल्ट्स को दी जाती है, हमें क्यों भेजा जा रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। पीछे से डॉक्को ब्रदर्स मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं, हाँ तुम लोग को यहाँ सड़ना है तो सड़ो, मुझे क्या? बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उसका भाई बोलता है, रिजल्ट तो ऑब्वियस है, ये काम कोई और नहीं सिर्फ हम करेंगे। फिर छोटा भाई हंसकर कहता है, लेकिन ह्योंग मुझे नहीं लगता हम ही सिर्फ जा रहे हैं। ह्योंग मुस्कुराते हुए रिप्लाई करता है, हाँ मैंने भी देखा, लगता है नेपो बेबी और लूजर भी साथ आ रहे हैं। उसी वक्त पीटर शांत रहकर अपना हाथ उठा लेता है। ली यूना बिना सोचे समझे तुरंत हाथ उठाकर जोर से कहती है, मैं जाऊंगी। डॉक्को ब्रदर्स टीचर से कहते हैं, हम तैयार हैं, क्या बस जाके उनको पीटना है? टीचर सीरियस होकर जवाब देते हैं, नहीं, पहले तुम लोग जितना खेलना चाहो खेलो। टीचर की बात नजरअंदाज करते हुए पीटर अपने मन में सोचता है, फाइनली इस स्कूल में आकर मुझे मेरा मौका मिल गया। मिशन शुरू होते ही चारों एक अम्यूजमेंट पार्क पहुंच जाते हैं। वहां सब कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन में बोलते हैं, हम एक अम्यूजमेंट पार्क में किडनैप किए गए लड़के को रिकवर कर रहे हैं। पार्क में रंग बिरंगे कपड़े पहनकर खूबसूरत लड़कियां सांबा डांस करके लोगों का मनोरंजन कर रही हैं। डोगो ब्रदर्स उन्हें देखकर बोलते हैं, मुझे समझ नहीं आया ये लोग अम्यूजमेंट पार्क में बिकिनीज पहनकर क्यों नाच रही हैं। उनके चेहरे धीरे धीरे शर्म से लाल पड़ जाते हैं। थोड़ा शर्मते हुए एक बोलता है, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा। यूना उनकी तरफ गुस्से से देखती है और कहती है, ये बात तब बोलना जब अपना मुंह उधर से घुमा लो। फिर वो गहरी सोच में पड़ जाती है, मैं ये कह रही हूं लेकिन ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता क्या करना है। टीचर ने कहा था यही जगह है, पर उसके पीछे कुछ और ही सीन चल रहा है। कुछ लड़कियां पीटर के आसपास जमा होती हैं, हंसकर उससे फ्लर्ट कर रही होती हैं। यूना के दिमाग में टीचर की बातें गूंजती हैं, यही वो जगह है जहां प्रेसिडेंट चोए अंगचांग के बेटे का किडनैपिंग हुआ था। तुम्हें हॉस्टेज को सेव करना है और किडनैपर को पकड़ना है। ये सब ठीक है, लेकिन हमें बस इतना पता है कि पिछली बार उसे पलान वर्ल्ड में देखा गया था। अब वो कहाँ है? क्या वो अभी जिंदा भी है? इतनी बड़ी जगह में हमें कोई क्लू भी नहीं मिल रहा। फिर उसकी नज़र पीटर पर जाती है, लेकिन उसका क्या वो भी इस सिचुएशन को हैंडल कर पाएगा? मुझे लगता है जैसे उसे पहले से सब कुछ पता हो। पीटर शांत और कॉन्फिडेंट टोन में कहता है, पहले इधर चलो। तभी एक पार्क एम्प्लॉई उन्हें हाथ जोड़कर रोकता है, सर माफी चाहता हूं लेकिन आप ये राइड तभी ले सकते हो जब रिजर्वेशन हो, समझे? तो प्लीज यहां से चले जाइए। यूंग इरिटेट होकर बोलता है, क्या सिर्फ राइड लेने के लिए भी बुकिंग करनी पड़ेगी? एम्प्लॉय पोलाइटली समझाता है, अगर आपको कोई कंप्लेंट है तो कृपया हमें डीएम कीजिए। यूंग का गुस्सा और बढ़ जाता है, क्या कंप्लेंट के लिए भी डीएम करना पड़ेगा? आसपास खड़े लोग चारों पर हंसते हैं, अरे लगता है इनका पहली बार अम्यूजमेंट पार्क आना है। बस ऐप इंस्टॉल करो, मजा आ जाएगा। ऐप इंस्टॉल करते ही चारों अपने फोन देखते हैं। थोड़ी देर बाद यूना उदास सी आवाज में बोलती है, एटलांटिस और हॉन्टेड हाउस पूरी तरह से बुक है। ह्यूंग उसे ताना मारते हुए कहता है, तुम यहाँ खेलने आई हो यूना?
मिशन के बारे में सोच भी रही हो, तुम इस काम के लिए बिल्कुल फिट नहीं हो। ह्यूंग का ये ताना बोलते ही दोनों भाई आगे आने वाली हर राइड, हाँ बच्चों वाली राइड्स भी, बच्चों जैसी बेपरवाह मस्ती से एंजॉय करने लगते हैं। सारे बच्चे उन्हें देखकर थोड़े से अजीब और घबराए हुए लगते हैं। यूना गुस्से में उन दोनों को डांटते हुए कहती है, तुम दोनों कितना शोर मचा रहे हो। फिर यूना और पीटर एक शूटिंग टारगेट शॉप की तरफ चले जाते हैं। दुकान का मालिक मुस्कुराता हुआ उनका स्वागत करता है। स्टूडेंट्स, ये बहुत आसान है, इतना आसान है कि मैं बिजनेस लॉस में चल रहा हूं, समझे? तो पीटर यूना की तरफ देखकर कहता है, तुम ट्राई क्यों नहीं करती है गेम? यूना थोड़ा क्यूरियस होकर पूछती है, अगर मैं जीत गई तो इनाम क्या मिलेगा? कुछ खाने लायक चीज? दुकान मालिक के चेहरे पर एक शातिर सी मुस्कान आ जाती है। वो अपने मन में सोचता है, अरे ये तो बिल्कुल बच्चे हैं ये कभी डॉल्स को गिरा नहीं पाएंगे, मैंने खुद इन्हें भारी बनाया है फिर वो यूना की तरफ देखकर मीठा सा मुस्कुरा देता है, तुम क्यूट लग रही हो, तो बेसिकली ये मैं तुम्हें फ्री में दे रहा हूं। यूना थोड़ा परेशान होकर बोलती है, अरे नहीं, मैंने कभी नकली बंदूक का इस्तेमाल नहीं किया है। ये सुनकर दुकान का मालिक और भी खुश होकर अपने मन में बोलते हैं, शुक्रिया भगवान, आज का दिन तो यही खत्म चाहे 10,000 या 1,00,000 खर्च लो, जितनी बार चाहो कोशिश करो। थोड़ी देर बाद खड़खड़ाहट की आवाज जैसे खिलौने जमीन पर गिर रहे हों। पीटर और यूना दोनों के हाथों में टेडी बियर्स का ढेर होता है। वो वॉक करते जा रहे हैं। यूना खुशी से कहती है, थैंक्स बॉस, आपका दिन शुभ हो। और दुकान का मालिक थका हुआ, उदास सा जमीन पर बैठा रहता है। उसके आसपास बिखरे हुए टेडी बियर्स, उसके चेहरे पर डिसबिलीफ लिखा होता है, जैसे सोच रहा हो, अभी क्या हो गया मेरे साथ? पीटर शांत खड़ा होता है, भीड़ से थोड़ा अलग। उसके पीछे डोग्गो ब्रदर्स और यूना की नॉन स्टॉप बकबक चल रही है। ह्यूंग, चलो नेक्स्ट वहां चलते हैं। यूना, खाना बंद करो अब। किमसुंगू, जल्दी यहां आओ। पीटर उनकी तरफ देखता है, हल्की सी मुस्कान के साथ अपने मन में सोचता है, ये लोग कितने एक्साइटेड हैं। शायद इनका पहली बार अम्यूजमेंट पार्क में आना है, क्योंकि इनका बचपन भी मेरे जैसा ही रहा होगा। उसका एक्सप्रेशन धीरे धीरे सॉफ्ट हो जाता है। तो जितना चाहे उतना मजा कर लो, आखिर हमें पता नहीं अगला मौका कब मिलेगा ऐसे हंसने का। दिन ढलता जा रहा है। गूंजते म्यूजिक और लोगों की हंसी के बीच यूना चुपके से तीनों से निकल जाती है। थोड़ा थककर एक पेड़ के नीचे बेंच पर बैठ जाती है। आखिरकार इनसे छुटकारा मिल गया, वो सांस लेते हुए बोलती है। हम यहाँ खेलने नहीं आए थे तो हम क्या कर रहे हैं? खुद से बातें करते हुए वो अपना फोन चेक करती है और उसका चेहरा एकदम शॉक हो जाता है। स्क्रीन पर एक ब्लिंकिंग सिग्नल दिख रहा है। चोए उंग्योल, क्या ये प्रेसिडेंट का किडनैप्ड बेटा नहीं है? वो थोड़ा शॉक में बोलती है, रुको, मुझे उसके एयरपोर्ट से सिग्नल मिल रहा है। नहीं हो सकता, क्या वो सच में यहाँ है? सिग्नल को ट्रैक करते हुए वो ध्यान से एक कोने तक जाती है और तब उसकी आंखें और ज्यादा फैल जाती हैं। क्या सिग्नल वुमेन्स रेस्टरूम से आ रहा है? उसके मन में 1000 सवाल घूमते हैं। क्या किसी और ने उसके एयरपोर्ट्स उठाए? क्या मुझे बाकी सबको बुलाना चाहिए या मैं अकेले ही जाऊं? वो गहरी सांस लेती है, अपना फोन बंद करती है और धीरे से कहती है, पहले अंदर चलते हैं। यूना धीरे से रेस्टरूम के अंदर जाती है। दर एक लड़की मिरर के सामने खड़ी होती है, लिपस्टिक लगाते हुए अपना मेकअप टचअप कर रही होती है। यूना उसे देखकर थोड़ी कॉशियस होती है। अपने मन में सोचती है, क्या कुछ भी अनयूजुअल नहीं है, लेकिन सिग्नल डेफिनेटली उसी से आ रहा है। मैं गलत नहीं हो सकती। क्या मुझे केयरफुली पूछना चाहिए? शायद थोड़ी सी स्माइल के साथ। वो हल्की सी अजीब सी मुस्कान के साथ उस लड़की के पास जाती है। एक्सक्यूज मी? लड़की मिरर से उसकी तरफ देखती है, थोड़ी क्यूरियस होकर। यूना और करीब जाकर एक हल्की सी डरावनी मुस्कान के साथ पूछती है, ये एयरपोर्ट्स तुमने कहाँ से लिए? लड़की एकदम घबरा जाती है, उसके हाथ से लिपस्टिक गिर जाती है। उसका चेहरा शौक और डर से भर जाता है। फिर वो जोर से चिल्लाती है, क्या कर रही हो तुम? बाहर से उसकी चीख सुनकर एक लड़का, शायद उसका बॉयफ्रेंड, तुरंत रेस्टरूम के अंदर दौड़ता हुआ आता है। बेब, क्या हुआ? वो लड़की उसकी तरफ भागकर कहती है, वो पागल लड़की अचानक मेरे पीछे आ गई और मुझे हिट करने की कोशिश की। यूना हैरान रह जाती है, आंखें बड़ी करके अपने मन में सोचती है, हाँ, ये मेरा मतलब बिल्कुल भी नहीं था। उसका बॉयफ्रेंड गुस्से में आगे बढ़कर यूना को कन्फ्रंट करता है। उसकी आवाज तीखी हो जाती है, तुम सच में सोचती हो कि सुंदर चेहरा होने से? रुको कमीनी, मैं तुम्हें ऐसे टाइप का इंसान नहीं समझता था। क्या तुम जेब कतरी हो? सारे कंफ्यूजन में यूना उसको समझाने की कोशिश करती है। ये गलतफहमी है, मैं बस। लड़का इंपेशेंट होकर उसे धक्का देता है। कौन हो तुम जो मेरी बेब के साथ छेड़छाड़ कर रही हो? पीछे से वो लड़की चिड़चिड़ी आवाज में बॉयफ्रेंड को शांत करने की कोशिश करती है। डार्लिंग रुक जाओ, मैं बस एक अपॉलॉजी चाहती हूं। लड़का और भी गुस्से में बोलता है, ऑफ कोर्स तुम्हें अपॉलॉजी मिलेगी, लेकिन पहले थोड़ी पिटाई दे लेते हैं। और वो सीधा यूना पर चार्ज करता है, हाथ ऊपर करके। दूसरी तरफ
डोको ब्रदर्स और किम सुंगू पूरे अम्यूजमेंट पार्क में यूना को ढूंढ रहे हैं, घबराहट और मजाक के बीच। यूंग, क्या तुमने यूना को देखा? शायद वो फिर से कुछ खा रही है। अरे नेपो बेबी, क्या तुमने उसे देखा? शायद उसके साथ कुछ हो गया हो। पीटर शांत रहकर उनकी तरफ देखता है, फिर शांति से जवाब देता है, मैंने नहीं देखा, लेकिन हमें कोई खतरे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बैक टू रेस्टरूम। उस लड़के के अटैक करने से पहले यूना एक तेज जंप मारकर हवा में चली जाती है। लड़का एकदम शॉक में फ्रीज हो जाता है, जैसे टाइम स्लो हो गया हो। फिर यूना उसके शरीर को पूरी तरह से जकड़ लेती है, उसको एक भी मूवमेंट करने का मौका ना देते हुए। अपने मन में यूना थोड़ी सरप्राइज्ड होकर सोचती है, उप्स, मैंने ये अनकॉन्शियसली कर दिया। फिर वो उसको छोड़कर उसी लड़की के पास वापस जाती है और शांति से पूछती है, ठीक है, अब बताओ ये तुमने कहाँ से लिया? लड़की रोते रोते सारी बातें बता देती है। दौड़ते दौड़ते तीनों के पास जाती है, एक्साइटमेंट के साथ चिल्लाती है, दोस्तों देखो मैंने क्या पाया। ये चॉय इंगवेल के एयरपॉड्स हैं। मैंने वही जगह ढूंढ ली है जहां ये खो गए थे। डोको ब्रदर्स एकदम शॉक हो जाते हैं। पीटर शांत रहकर अपने यूजुअल काम टोन में कहता है, लगता है हमने भी वही जगह सोची थी। डोको ब्रदर्स कंफ्यूज होकर बोलते हैं, क्या बोल रहे हो? पीटर उन्हें समझाते हुए बोलता है, सोचो, जहां तुम कहीं भी जाओ हमेशा बहुत लोग होते हैं, तो वो जगह जहां कोई आसानी से गायब हो सकता है, वो वही जगह है जहां किडनैप किए गए बच्चे का बिहेवियर नॉर्मल लगता है। वो जगह होनी चाहिए जहां चीख मारना या किसी पर कूदना अजीब ना लगे। फिर वो अपना फोन दिखाकर कहता है, इस राइड के रिजर्वेशन लिंक देखो, ये पूरे दिन पूरी तरह से बुक्ड है, फिर भी मैंने किसी को एंटर करते नहीं देखा। यूना और पीटर दोनों हाथ से हॉन्टेड हाउस की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं, हमारा टारगेट ये हॉन्टेड हाउस में है, मैं बता रहा हूं। अंदर जाते ही डोको ब्रदर्स सीरियस टोन में बोलते हैं, प्ले टाइम्स ओवर, फोकस अप। हम नहीं जानते क्या हो सकता है, बस हमारे पीछे चलो। हॉन्टेड हाउस के डिम कॉरिडोर्स में चारों सावधानी से चल रहे हैं। पीटर आगे, यूना बीच में और एज एक्सपेक्टेड डोको ब्रदर सबसे पीछे। उनके लगातार बकबक के बीच पीटर का एक्सप्रेशन सडनली फोकस्ड हो जाता है। उसके मन में एक अलार्म ट्रिगर होता है। ये अजीब है, क्यों यहां कोई लोग नहीं है? पीटर तीनों को अलर्ट करते हुए बोलता है, तैयार हो जाओ। पीछे से ह्यूंग कंफ्यूज होकर पूछता है, क्या बोल रहे हो? पीटर सीरियस टोन में जवाब देता है, हमारा मिशन अब शुरू होने वाला है। और जैसे ही ये बोलता है, हॉन्टेड हाउस का माहौल एकदम टेंस और डरावना हो जाता है। ह्यूंग फ्रस्ट्रेट होकर चिल्लाता है, आह शिट, क्या हम ठीक रहेंगे? पीटर शांत रहकर जवाब देता है, हम ऑलरेडी आधे रास्ते पर हैं। फिर उसके मन में खौफ भरा सवाल उठता है, क्यों? शुरू से क्या हमारा मिशन यही था कि हम किडनैप हो जाएं? एरिया में फैली हुई गैस चारों शुरू में नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि यह गैस एक बेहोशी वाली गैस है। थोड़ी देर में चारों बेहोश हो जाते हैं। ह्यूंग बेहोश होते हुए धीरे से कुछ नोटिस करता है। एक आदमी के फुटस्टेप्स की आवाज उसके पास से नजदीक आती हुई सुनाई देती है। यहां स्कूल में हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। टीचर गुस्से में चिल्लाते हैं, स्टॉप। दूसरा टीचर कंफ्यूज होकर उन्हें देखता है, इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर फिर चिल्लाते हुए पूछता है, क्या बच्चों का क्या हुआ? दूसरा टीचर शांत रहकर जवाब देता है, शायद वो लोग अपने मिशन को अंजाम दे रहे होंगे अभी। क्या हुआ? इंस्ट्रक्टर जल्दबाजी में बोलते हैं, उन्हें अभी कॉल करो। दूसरा टीचर तुरंत कॉल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलता। वो उठा नहीं रहा है। क्या हो रहा है? इंस्ट्रक्टर शांत होकर लेकिन टेंस टोन में कहता है, ये सिंपल मिशन नहीं था, पाक सांग दो। दूसरा टीचर शॉक हो जाता है, क्या वो पाक सांग दो? इंस्ट्रक्टर आगे बोलते हैं, हाँ वही पाक सांग दो। पहले उसे डिसाइपल कैंडिडेट बनाया गया था, लेकिन उसे निकाल दिया गया क्योंकि ग्लोरी उसे कंट्रोल नहीं कर पाई। दूसरा टीचर घबराहट में तुरंत बातें ठुकराकर सूदिंग टोन में बोलने लगता है, रुको इंस्ट्रक्टर, हमारे बच्चे कोई बेवकूफ़ नहीं है, उनको जो सीखना था सीख लिया है, कुछ बुरा नहीं होगा ना? इंस्ट्रक्टर का चेहरा एकदम सीरियस हो जाता है, पसीना उसकी लकीरों में चमकने लगता है। नहीं, वो आदमी। बैक टू द क्राइम सीन। पाक सांगडो ने बेहोश किया यूना और पीटर को एक खंबे से बांध दिया है। दोनों कमजोर नजर आते हैं। पाक सांगडो उनके पास आता है, उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान फैलती है और धीरे से कहता है, पता है मैंने तुम्हें क्लोरोफॉर्म से सुलाया, वही ड्रग जो फिल्मों में दिखाते हैं। आमतौर पे जब लोग इससे बेहोश हो जाते हैं तो उनका मुंह खुला रह जाता है। स्कूल में इंस्ट्रक्टर अपने आर्टिफिशियल लेग को थपथपाते हुए बोलते हैं, उनकी आवाज में अर्जेंसी है, हमें उसे रोकना होगा, जल्दी। पाक सांगडो बहुत ही जालिम आदमी है, अब सेंटीमेंट दिखाने का वक्त नहीं है, हमें उन्हें बचाना होगा, अगर वो पकड़े गए तो वो उनकी टांगे काट देगा। पाक सांगडो यूना के पास जाके उसे पकड़ने ही वाला होता है। तभी अचानक यूना का फोन वाइब्रेट करता है। वो फोन उठा के चेक करता है, कॉल करने वाला इंस्ट्रक्टर होता है। इंस्ट्रक्टर की आवाज सीरियस और ठंडी है।
पार्क सैंगडो, अगर तुम बच्चों के सिर के एक भी बाल को छुओगे, मैं अपनी जान डाल दूंगा तुम्हें मारने के लिए। पार्क सैंगडो बिल्कुल कैजुअल रह के मुस्कुराता है। बहुत दिनों से नहीं सुना ग्वांग युसुंगबे। वैसे इतनी डरावने बातें क्यों कर रहे हो? बताओ ना, क्या तुम फिक्र कर रहे हो कि मैं बच्चों को तुम्हारी तरह अपाहिज बना दूंगा? सुनबे। इंस्ट्रक्टर गुस्से में बेसहारा होके गालियां देने लगते हैं। पार्क सैंगडो उन्हें चिढ़ाते हुए बोलता है, अब यह बात चल रही है, एक शर्त लगाएंगे। जब तुम यहां तक पहुंचोगे तब तक कितनी जोड़ी टांगे बची होंगी? अगर तुम सही अंदाज लगाओगे तो मैं चोई उनचांग का बेटा छोड़ दूंगा, पर अगर तुम गलत हो, सुनबे, तुम क्या लगाना चाहोगे? दूसरा टीचर जो पास खड़ा होता है अंदर से हैरान और डर के बीच सोचता है, इंस्ट्रक्टर क्यों कांपते हुए लग रहा है। फिर वो फोन पर चिल्लाते हुए बोलता है, अरे कोई है यहां क्रिमिनल? साला कहां छुपे हो? ली यूना, किम सुंगू। पार्क सैंगडो एकदम सीरियस टोन में अपना आखिरी मैसेज भेजता है, बेहतर होगा अगर तुम जल्दी आओ, क्योंकि मैं अब शुरू करने वाला हूं। यूना तो बेहोशी का नाटक कर रही होती है, धीरे से फुसफुसाते हुए पीटर को बुलाती है, सुंगू, हे किम सुंगू। कुछ देर बाद टेंशन में वो अपने मन में सोचती है, उसका मुंह खुला हुआ है, क्या वो सच में सो रहा है? कितना लापरवाह हो सकता है कोई, अभी के टाइम पर कैसे सो सकता है? मैं क्या करूं? वो अपने पैर से उसे जगाने की कोशिश करती है, लेकिन पीटर ठंडे टोन में बोलता है, तुम क्या कर रही हो? यूना सरप्राइज होके कहती है, तुम इतनी जल्दी उठ गए? पीटर शांति से जवाब देता है, मैं तो पहले से सोया ही नहीं था। यूना घबरा के अपना पैर हटा लेती है और हिचक के कहती है, गलत मत समझो, मैं बस तुम्हें जगाने की कोशिश कर रही थी। पीटर हल्का सा मजाक करते हुए बोलता है, तुम्हारे पैरों की बदबू से। यूना और ज्यादा फ्रस्ट्रेट होकर बोलती है, मैं तुम्हें पिंच करने वाली थी। फिर वो अपने बंधे हुए हाथों की रस्सी खोलने की कोशिश करती है। मैंने ट्रेनिंग जो सीखा है वही यूज कर रही हूं, ठीक है, तुम भी करो। वो पीटर की तरफ देखती है तो वो शांत बैठा उसे देख रहा है। यूना उसे पूछती है, तुम क्या कर रहे हो? पीटर शांति से अपने खुले हाथ दिखाता है। यूना शॉक में बोलती है, रुको, तुमने ये कब किया? पीटर बिल्कुल शांत आवाज में बोलता है, काफी टाइम हो गया। फिर पीटर अपने मन में सोचता है, मैं उसे रोक देता अगर कुछ हो जाता तो। यूना उसे समझाते हुए बोलती है, सुनो किम सुंगो, ये सिंपल किडनैपिंग का मामला नहीं है। जिस इंसान को हमने देखा था वो पहले ग्लोरी से जुड़ा हुआ था। पीटर हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, मुझे पता है। वैसे मिस यूना, क्या तुम्हें गैम्बलिंग पसंद है? बेसमेंट के दूसरे कोने में डॉक्को ब्रदर्स बेहोशी के असर से थोड़े बाहर आके सीरियस टोन में पार्क सैंगडो को ताना मारते हैं। वेल, एक नॉर्मल ऑफिस वर्कर के लिए तुम काफी साहसी हो। यहां काम बस यही खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम मिशन के बीच में हैं। तो बताओ, अगर तुम्हें मरने का मन नहीं है, अंकल चोई उनचांग का बेटा कहाँ है? ये बातें सुनकर पार्क सैंगडो की मुस्कान और ज्यादा शातिर हो जाती है। धीरे से वो जवाब देता है, तुम लोग यंग स्टूडेंट्स होके काफी बदतमीज जुबान रखते हो। मुझे वो पसंद आया, इसलिए मैं तुम्हें एक बेट ऑफर करता हूं, क्या कहते हो? डॉक्को ब्रदर्स एक दूसरे को देख के हंसते हुए बेट एक्सेप्ट कर लेते हैं। पार्क सैंगडो बेट की शर्तें बताता है, अगर तुम लोग जीत गए, मैं तुम्हारी हर एक बात मान लूंगा, मैं चोई उनचांग का बेटा भी छोड़ दूंगा। लेकिन अगर तुम हार गए, वो अपने कोट से छुरे निकालकर एक सिनिस्टर स्माइल के साथ कहता है, तुम मुझे अपना एक पैर दोगे? डॉक्को ब्रदर्स एक्साइटेड होके कहते हैं, ओहो, मुझे लगा तुम बस एक नॉर्मल ऑफिस वर्कर हो, लेकिन तुम्हारे अंदर एक डेयरिंग साइड भी है। हाँ, लेकिन ठीक रहेगा ना अंकल, हम इंश्योर करेंगे कि कल तक तुम व्हीलचेयर पे हो। पार्क सैंगडो एक नाइफ यंग की तरफ फेंकते हुए मुस्कुराता है। बेट्स तभी मजेदार होती हैं जब कंडीशंस फेयर हों। यंग वो नाइफ उठाता है और गुस्से में चिल्लाते हुए हमला करने के लिए चार्ज करता है। तुम्हें रिग्रेट होगा अंकल, क्योंकि मैं नाइफ्स में एक्सपर्ट हूं। दोनों के नाइफ्स टकराते हैं। लड़ाई के बीच यंग सोचता है, ये अंकल इतना भी ग्रेट नहीं है। हम दोनों एक ही टाइप का नाइफ यूज कर रहे हैं, लेकिन उसका स्किल लेवल मुझसे कम है। मैंने अभी तक कोई क्रिटिकल हिट नहीं मारा, लेकिन डैमेज स्टैक हो रहा है। अगर फाइट लंबी हो गई तो मैं जीत जाऊंगा। फिर अचानक उसे फाइट में कुछ अजीब लगता है। वो सोचता है, ये क्या, कुछ गलत है, ये नाइफ सेम है। तो फिर नर्वस होकर वो पीछे हट जाता है। पार्क सैंगडो मजाक उड़ाते हुए बोलता है, क्या हुआ लड़के, कोई प्रॉब्लम है क्या? यंग गुस्से में नाइफ को देख के कहता है, वो हरामी, इस नाइफ की तो धार ही नहीं है। पीछे से पीटर और यूना भागते हुए आते हैं। वो चिल्लाते हुए कहते हैं, ह्यूंग, जय, हम यहाँ हैं, हम मदद करेंगे। लेकिन ह्यूंग उन्हें जोर से रोकता है और गुस्से में चिल्लाता है,
बीच में मत पड़ो, ये हमारी फाइट है। अगर हम नहीं जीत सकते तो तुम भी नहीं। बस वहीं खड़े रहो और देखो। राइट जय? उसका भाई सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहता है, बिल्कुल सही। उस अंकल को नहीं पता हमारा असली मकसद क्या है। उन दोनों को अपना अतीत याद आता है। ऑर्फनेज का लास्ट हर्डल, हेल मंथ। पानी और खाना देने के बजाय हमें सिर्फ एक पिस्टल और एक बुलेट दी गई थी। एक ऐसे जंगल में जहां हजारों जंगली जानवर थे, वहां बचने के लिए हमें सब कुछ करना पड़ा। वो एक बुलेट हर सिचुएशन में काम आती थी, कभी शिकार के लिए, कभी किसी दोस्त को धोखा देने के लिए और कभी खुद को खत्म करने के लिए। लेकिन हमने हार नहीं मानी। मरने के बजाय हमने जीने के लिए लड़ना चुना। हमने अपनी बुलेट आखिर तक संभाल के रखी। अंदर से हमें महसूस होता था एक दिन वो 2 बुलेट्स हमारी किस्मत तय करेंगी। हेल मंथ खत्म होने के बाद हमें पता चला ऑर्फनेज के 58th जनरेशन के 181 बच्चों में से सिर्फ हम दोनों ही बचे थे। और तब हमने एक और चौंकाने वाली बात सुनी। हमारी उम्र का एक लड़का था जो डिसाइपल पीटर के नाम से फेमस था। उसने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो 58 सालों में किसी ने नहीं तोड़ा। वो अकेला इंसान था जिसने अपनी बुलेट कभी नहीं चलाई और फिर भी जिंदा रहा। दोनों सीरियस टोन में कहते हैं, हमने 10 साल लगाए हैं पीटर जैसा बनने के लिए, सबसे बेस्ट बनने के लिए। दोनों पार्क सांगदो की तरफ तेज हमला करते हुए चिल्लाते हैं, अंकल तू सिर्फ हमारे रास्ते का एक पत्थर है। जय पार्क को टैकल करके चिल्लाता है, ह्यूंग। ह्यूंग उसके सपोर्ट से हवा में कूदकर हमला करता है। मैंने कहा था ना, मुझे नाइफ देने का रिग्रेट होगा तुम्हें। पार्क सांगदो काम स्माइल के साथ उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, सच में तेरे पैरों की जगह तेरा हाथ काट दूं क्या? ह्यूंग अपने मन में सोचता है, अगर नाइफ की धार ही नहीं है और मैं उसे कट नहीं कर सकता, फिर वो अपना नाइफ जैक को देता है तो फिर उसको स्टैब करना ही काफी होगा। जय उसको स्टैब करने ही वाला होता है तब पार्क सांगदो एक ही चाल में उसका नाइफ तोड़ देता है और मुस्कुराकर बोलता है, तुम लोग पीटर जैसा बनना चाहते हो ना, बन सकते हो क्या? जय शॉक में कहता है, उसने नाइफ तोड़ दिया? पार्क सांगदो कामली बोलता है, यह है कुकरी, नेपाली स्टाइल मशेटी। इसका वेट नॉर्मल डैगर से 3 गुना ज्यादा है और मैंने अपनी पूरी जिंदगी इसके साथ ट्रेनिंग की है। पीटर और यूना दोनों तुरंत अलर्ट हो जाते हैं। पार्क सांगदो अपनी बात कंटिन्यू करता है, ये नाइफ से तेज है और कुल्हाड़ी से भारी। ये चीज एक मर्डर वेपन है। दोको ब्रदर्स बिना सोचे समझे गुस्से में चिल्लाते हुए सीधा चार्ज करते हैं, अपनी बकवास बंद करो। पार्क सांगदो स्पीड से डैश मारकर उन दोनों के हमलों का जवाब देता है। अपनी कुकरी से वो दोनों के हाथ और पैरों पर वार करता है। दोनों बेहोश होने से पहले हल्की सी आवाज में कहते हैं, भागो यूना, किम सुंगू, जल्दी। यूना घबराहट में उन्हें पुकारती है, ह्यूंग, जय। पार्क सांगदो शांत टोन में टोकता है, तुम काफी लाउड हो यंग लेडी। वो भी मरे नहीं हैं तो इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है। मैं उन्हें क्यों मारूं जब वो सिर्फ बच्चे हैं? लेकिन फिर भी मुझे अपनी जीत लेनी है, एक पैर हर एक का, सही? जैसे ही पार्क सांगदो ह्यूंग का पैर काटने ही जा रहा होता है, यूना जोर से चिल्लाती है, रुको। उसके पीछे से पीटर शांत लेकिन कॉन्फिडेंट टोन में बोलता है, एक बेट लगाएं, डबल स्टेक्स, 2 पैर और मेरे हाथ भी, अगर चाहे तो मेरा सिर भी ले लेना। पार्क सांगदो थोड़ा हैरान होकर मुस्कुराता है, क्या? तुम तो काफी इंटरेस्टिंग बंदे हो, ग्लोरी के लायक ही हो। ठीक है, मंजूर। वो अपनी कुकरी पीटर की तरफ फेंकता है और कहता है, जब कंडीशंस फेयर होती हैं तब बैट्स और मजेदार होती हैं। तुम्हें एक वेपन चाहिए ना? यूना गुस्से में चिल्लाती है, नहीं नहीं, वो नाइफ। पीटर उसे रोकता और एक मेटल ट्रे उठाते हुए मुस्कुराता है, नहीं, ये काफी होगा। पार्क सांगदो को देख के जोर से हंस पड़ता है, एक ट्रे? फुफ। कितना मजा आ रहा है, हिलेरियस। अरे यार, काफी समय बाद आंखों से आंसू निकले। फिर वो थोड़ा शांत होकर पीटर की तरफ देखता है और कहता है, पर बस इतना जान ले स्टूडेंट। वो तेजी से पीटर की तरफ चार्ज करके चिल्लाता है, मैं तुझे आसानी से नहीं छोड़ूंगा। पार्क सांगदो अपनी कुकरी पूरा जोर लगा के स्विंग करता है, लेकिन पीटर अपनी लाइटनिंग रिफ्लेक्सेस से उसका अटैक डॉज कर लेता है। पार्क सांगदो लगातार हमला करता हुआ हंस के बोलता है, तो तुम उस ट्रे को शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हो? हाँ, बुरा आइडिया नहीं है, पर बताओ मेरे कितने अटैक्स तक वो निकल सिल्वर ट्रे टिक पाएगी? 10? नहीं, क्या वो एक भी झेल पाएगी? दूसरी तरफ इंस्ट्रक्टर टेंशन में अपने मन में सोचता है, क्या चल रहा है? मैं फिर से वही होने नहीं दे सकता। पार्क सांगदो के हाथ सबको खो नहीं सकता। वो पास्ट में हुआ एक इंसिडेंट याद करते हैं। एक कसीनो के अंदर पार्क सांगदो एक कार डीलर को देखकर थोड़ा मुस्कुराता हुआ कहता है, इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं है मिस डीलर, ऐसे सिचुएशंस तो मेरे साथ हमेशा होते रहते हैं। तो बताओ, एक बेट लगाएं, तुम्हें क्या लगता है, मैं यहां से जिंदा जाऊंगा या मरा हुआ? तुम स्मार्ट लगती हो मिस डीलर, तो किस पर बेट करोगी? अगर मैं तुम्हारी जगह होता
तो मैं पूरा पैसा लगाता अपनी सर्वाइवल पर। उसके पीछे कसिनो के 5 गार्ड्स चेनसॉज लेकर तैयार खड़े होते हैं। उनमें से एक गार्ड एक्चुअली इंस्ट्रक्टर होता है। वो सीरियस टोन में कहता है, पाक सांग-दो, कंपनी तुम्हारे बनाए हुए प्रॉब्लम से बहुत परेशान है। बाहर का गुस्सा थोड़ा शांत करने के लिए तुम्हें सैक्रिफाइस होना पड़ेगा। आज से तुम फायर्ड हो। फिर पांचों एक साथ उस पर हमला करते हैं। वो टीम पूरी तरह से वेटरन किलर से बनी थी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बी रैंक ऑपरेटिव से। चाहे पाक सांग-दो कितना भी स्किल्ड हो, 5 ट्रेंड किलर्स के सामने खड़ा रहना इम्पॉसिबल लगता था। लेकिन उस दिन जब मैंने अपनी आंखों से उसकी नाइफ स्किल्स देखी, लगा जैसे उसने ह्यूमन लिमिट से आगे बढ़ गया हो। और वही पल था जब मैं एक किलर के रूप में मर गया। कोई फर्क नहीं पड़ता था कि चेनसॉ ज्यादा पावरफुल है या नाइफ। असली बात यह थी वो इंसान कितना मॉन्स्ट्रस है जो उस वेपन को पकड़े हुए है। पाक सांग-दो अपनी कुकरी से पीटर की ट्रे के 2 टुकड़े कर देता है। वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, बड़े लकी हो स्टूडेंट, लेकिन क्या बात है, तुम्हारी इकलौती शील्ड 2 टुकड़ों में टूट गई, हाँ? पीटर शांत खड़ा रहता है, ट्रे के टुकड़े को देखते हुए बिल्कुल कंपोस्ट। यूना घबराहट में अपना छिपा हुआ नाइफ निकलती है और मन में सोचती है, मुझे मदद करनी पड़ेगी। तभी पीटर शांति से बोलता है, तुमने कहा था ये कुकरी है ना? कुकरी ऐसे फेरोशियसली यूज करने वाली हथियार नहीं होती। तो मैं थोड़ा सरप्राइज हुआ। तुम्हारे अटैक्स मेरे सोच से ज्यादा फियर्स थे। वो ट्रे के टुकड़े उठाकर मुस्कुराता है, लेकिन थैंक्स, तुम्हारी वजह से मुझे वेपन मिल गया। पाक सांग-दो थोड़ा नर्वस होकर अजीब सी मुस्कान देता है। अच्छा, तो तुम कोई ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं हो, हाँ? फिर वो अपने मन में सोचता है, क्या चक्कर है इस बंदे का? ये सब कॉन्सिडेंस है? नहीं, अगर पहले के मूव्स पर भी ध्यान से सोचूं तो ये सब कुछ ज्यादा परफेक्ट लग रहा है। मुझे लगा मैंने उसे कट कर दिया, पर उसने उसी मोमेंट पर पीछे हटकर खुद को बचा लिया और ट्रे को 2 वेपन्स बना लिया। ये कैसे पॉसिबल है? क्या ये सच में स्टूडेंट है? वो अपना कोट निकाल के पीटर की तरफ फेंकता है, उसका विजन ब्लॉक करने के लिए, और कॉन्फिडेंट टोन में कहता है, हे किड, मुझे नहीं पता तुमने ये सब ट्रिक्स कहाँ सीखे हैं, लेकिन ये मेरे ऊपर काम नहीं करेंगे। चाहे ये कोइंसिडेंस हो या तुम्हारा इंटेंशन, मुझे बस इतना कंफर्म करना है। जब कोट पीटर के चेहरे के पास पहुंचता है, पाक सांग-दो लाइटनिंग स्पीड से उसकी तरफ डैश करता है और अपनी कुकरी से बैक टू बैक स्लैशेस मार देता है। वो ठंडी मुस्कुराहट के साथ कहता है, आई न्यू इट, बच्चा आखिर बच्चा ही होता है। वो अपने मन में सोचता है, इस बार तो मैंने उसे पक्का कट किया है। लेकिन उसके तुरंत बाद ही पीटर बिजली की तरह उसके पीछे आ जाता है और उसके गर्दन पर एक प्रिसाइज अटैक करता है। पाक सांग-दो शॉक में सोचता है, मुझे तो क्लियर फील हुआ था मैंने उसे कट किया, तो फिर ये कैसे? एक क्वेश्चन। वो अपनी इंस्टिंक्ट फॉलो करते हुए पीछे हट जाता है, अटैक्स नैरोली डॉज करते हुए। उसके चेहरे पर पहली बार सच्चा डर नजर आता है। वो मन में कहता है, मैं मरने वाला हूं। उसने 1 सेकंड में मेरे पीछे आकर बिना झिझक के मेरे गले को टारगेट किया। मैंने अपने हाथ से ब्लॉक किया, पर उसका स्ट्राइक सीधा कैरोटिड आर्टरी पे था। पाक सांग-दो पीटर की तरफ देखकर सीरियस टोन में कहता है, तू क्या सच में स्टूडेंट है? पाक सांग-दो के दिमाग में एक के बाद एक ख्याल घूमते हैं। समझ गया मैं, वो ट्रे इतनी मजबूत नहीं हो सकती कि थिक कपड़ों को काट सके और ना ही मेरे नाइफ को ब्लॉक कर सके। तो इसका मतलब, वो देखता है पीटर सीधा उसकी तरफ चार्ज कर रहा है, सीधा उसके खुले गर्दन को टारगेट करते हुए। और इतनी स्पीड से तो मैं भी फॉलो नहीं कर पा रहा हूं। ये लड़का स्टूडेंट है, क्या ये इंसान भी है? डर से यूना लड़ाई देखते हुए सोचती है, कुकरी का वजन इतना ज्यादा है कि जब भी वो स्विंग होती है आसपास सब कुछ टूट जाता है। अगर हिट हुआ तो सीधा मौत है। लेकिन वो अंकल किम सुंगू से स्लो है, शायद नाइफ के वजन की वजह से। अगर ये फाइट लंबी चली तो किम सुंगू जीतेगा। पीटर एक बार फिर से हमला करने जाता है, तभी अचानक उसके चेहरे पर एक कट लग जाता है। पाक सांग-दो अपनी कुकरी से एक हिडन डैगर निकालता है और एक ठंडी कॉन्फिडेंट भरी आवाज में कहता है, एक गाय को मारने के लिए सही नाइफ चाहिए होती है, और वही प्रिंसिपल तुम जैसे चूहों पर भी लगता है। पीटर अपने मन में सोचता है, उसकी कुकरी एक नॉर्मल नाइफ से 3 गुना ज्यादा भारी है, लेकिन जैसे ही उसने उसका वजन छोड़ दिया, मेरा स्पीड का एडवांटेज खत्म हो गया। पाक सांग-दो पीटर की आंखों पर निशाना बना के हमला करता है। पीटर तुरंत रिएक्ट करके उसका अटैक ब्लॉक कर लेता है। यूना डर से देखकर शॉक हो जाती है। वो अंकल पहले से बिल्कुल अलग लग रहा है, इतना फास्ट, लेकिन कुछ तो अजीब है। वो वेपन स्टैप करने के लिए होता है, फिर वो उसे स्विंग क्यों कर रहा है? पाक सांग-दो गुस्से में गालियां देते हुए फिर से हमला करता है, पर एकदम से रुक जाता है। पीटर उसका अटैक डॉज करने की कोशिश नहीं करता, जैसे उसे पहले से ही पता हो क्या होने वाला है। जब पाक सांग-दो देखता है कि उसका डैगर उसके हाथ से फिसल गया है, वो शॉक में बोलता है, इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? पीटर शांति से उसकी तरफ देखता है और काम टोन में कहता है, तुम अपने हाथ में ताकत क्यों नहीं डाल पा रहे हो? पाक सांग-दो को धीरे धीरे समझ आता है, वो मेरा नेक टारगेट नहीं कर रहा था, शुरू से ही मेरा हाथ ही निशाना बना रहा था। वो घबराकर पूछता है, हे किड, तूने मेरे हाथ के साथ क्या किया? पीटर बिल्कुल कंपोज्ड होकर कहता है, द फ्लेक्सर, एक्सटेंसर एंड अबडक्टर मसल्स,
द मीडियन, रेडियल एंड अल्नार नर्व्स, जो किसी चीज को पकड़ने के काम आते हैं, मैंने सब कट कर दिए। शुरू से ही मेरा प्लान तुम्हें मारना नहीं था। पाक सांगदो के अंदर गुस्सा और डर दोनों भरते हैं। उसके मन में गूंज होती है, ये बंदा, ये कोई स्टूडेंट नहीं है। कितने लोगों को तूने निगल लिया है। पीटर अपने हाथ पर ट्रे को लपेटकर ठंडी कॉन्फिडेंट आवाज में कहता है, तुमने पहले कहा था ना, निकल सिल्वर ट्रे कभी कास्ट आयरन नाइफ को नहीं हरा सकती। अब मैं दिखाता हूं कैसे एक अंडा एक पत्थर को तोड़ देता है। फाइट की टेंशन के बीच पाक सैंगडो को अपना बचपन याद आ जाता है। एक फ्लैशबैक में कुछ बच्चे उसको पेड़ से उल्टा लटकाकर बुली कर रहे होते हैं। वो आगे सुनाता है, ये मेरे बचपन की एक याद है। रोज मैं सोचता था कि उनको मार दूंगा, पर मेरे पास ना ताकत थी ना हिम्मत, जब तक एक इंसिडेंट ने मुझे पूरी तरह जगाया। फ्लैशबैक में एक लड़का अपने 2 बड़े खूंखार कुत्ते लेकर उसके सामने खड़ा होता है और ताना कसता है, अगर तुम इन दोनों को हरा दोगे तो मैं तुम्हें और चढ़ाऊंगा नहीं। क्या बोलते हो, बेट लगाएं? पाक सैंगडो के ख्याल और गहरे हो जाते हैं। उस वक्त जब मैं मरने की तमन्ना कर रहा था, उस सेंटेंस ने मेरे दिल को झटका दिया। मैं कॉर्नर्ड था। फिर अचानक मेरे पैर खुद चल पड़े। पता नहीं क्या हुआ, पर एक चीज सीखी। जब मेरी जिंदगी दांव पर लगती थी, मैं मजबूत हो गया। वो आगे बोलता है, डोपामीन, सेरोटोनिन, एड्रीनलिन, हर बार जब मैंने अपनी जान दांव पर लगाई, मुझे एक नया प्लेजेंट सेंस ऑफ पावर मिला। मैं अक्सर जीता और मैं सबसे स्ट्रांग हो गया। वो होश में आता है और उसे समझ जाता है कि सिचुएशन कितनी खतरनाक है। पीटर जोर से उसके चिन पर पंच मारता है। पाक सैंगडो हवा में उछलकर पास की दीवार से टकराकर गिरता है। उसको यकीन ही नहीं होता ये कैसे हो रहा है, लेकिन पीटर माफ करने वाला नहीं था। वो तुरंत दोबारा दौड़कर हमला करने जाता है। तभी पाक सैंगडो जोर से चिल्लाता है, नजदीक मत आओ। उसने अपने हाथ में एक ग्रेनेड लिया होता है और गुस्से में चिल्लाता है, घुटनों के बल बैठ जाओ, नहीं तो मैं सबको उड़ा दूंगा। क्या तुम्हें पता है उन सूटकेस के अंदर क्या है? पीटर शांत खड़ा रहकर उसकी बातें सुनता है। पाक सैंगडो तेज आवाज में बोलता है, उनके अंदर बच्चे बंधे हुए हैं जिन्हें तुम ढूंढ रहे हो। प्रेसिडेंट चॉय का बेटा भी उनमें शामिल है। यूना शॉक में सोचती है, उस पागल आदमी ने उन लोगों को सूटकेस में बंद कर दिया। नहीं, अगर ग्रेनेड फट गया तो हम सब मर जाएंगे। पाक सैंगडो और तेज होकर चिल्लाता है, छत पर जो गैस पाइप दिख रहा है वो फट गया तो सब खत्म, समझे? अगर तुम नहीं मरना चाहते तो घुटनों के बल बैठ जाओ। पीटर क्विकली रिएक्ट करता है। लाइटनिंग स्पीड से दौड़कर वो ग्रेनेड पाक सैंगडो के मुंह में घुसा देता है। उसकी आंखें ठंडी, पर आवाज एकदम शांत होती है। करो, अगर कर सकते हो तो उड़ा दो सबको। तुमने पहले ग्रेनेड यूज किया है ना, तो तुम्हें पता होना चाहिए। मैं अभी पिन निकाल चुका हूं। अगर मरना नहीं चाहते तो अपना मुंह कस के बंद रखो। फिर वो धीरे से कहता है, इसे कहते हैं असली धमकी। अगले ही पल पीटर उसके मुंह पर एक के बाद एक भारी पंच मारना शुरू करता है। हर पंच इतना सॉलिड होता है कि हवा में वाइब्रेशन महसूस होती है। पाक सैंगडो जमीन पर धड़ से गिरता है, दर्द और डर से जूझता हुआ रो पड़ता है। पीटर उसके पास आके झुकता है, उसकी आंखों में देखकर बोलता है, देखते हैं। हाँ, अच्छा लग रहा है, ग्रेनेड अभी भी जिंदा है। फिर वो आराम से ग्रेनेड की पिन वापस लगा देता है और कहता है, पिन वापस डाल दी, अब रोना बंद करो और उठ जाओ, मैं अभी खत्म नहीं हुआ। पाक सैंगडो का चेहरा उदास और हिल गया है। वो अपने आप को संभालते हुए हिचकिचाते हुए बोलता है, मैं ये नहीं चाहता था। वो धीरे से उठकर बैठता है, हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहता है, क्या हम इसे ड्रॉ मान सकते हैं? मैं मान लूंगा कि हमने कभी लड़ाई नहीं की, और बच्चे, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, बस प्लीज। तभी अचानक इंस्ट्रक्टर वहां पहुंचते हैं। उनकी आवाज पूरे एरिया में गूंज उठती है, गाइज कहाँ हो तुम सब? जब वो सामने का सीन देखते हैं तो उनका चेहरा शॉक और डिसबिलीफ से भर जाता है। वो अपने मन में सोचते हैं, पाक सैंगडो, क्या ये सच में वही पाक सैंगडो है जिसे मैं जानता हूं? और बस उसी तरह वो इंसिडेंट अपने अंजाम तक पहुंचता है। प्रेसिडेंट चॉय ऊंचांग का बेटा सुरक्षित मिल जाता है, बाकी सब किडनैप्ड बच्चों के साथ, और पाक सैंगडो को ग्लोरी हेडक्वार्टर्स ले जाया जाता है। इंस्ट्रक्टर चुपचाप खड़ा सब कुछ देखते हुए सोचता है, आज वो नाइटमेयर जिसमें मेरी किलर वाली जिंदगी खत्म हो गई थी, आखिर खत्म हो गया। लेकिन अब भी यकीन नहीं होता, क्या सच में ये बच्चों ने सब संभाल लिया? वो थोड़ा रुका है, सोच में डूबा हुआ। बहुत सी बातें अभी भी क्लियर नहीं है, पर जब उसने खुद कहा कि ये उसने नहीं किया, तो मेरे पास कहने को और कुछ बचा ही नहीं। और उसके बाद वो बच्चे ऑफिशियल किलर बन गए। ह्यूंग अपना किलर आईडी देखकर हैरान होकर बोलता है, यही था सच में? हमें रैंक ए मिलना चाहिए था। नहीं, हमने एक प्रिज्यूम्ड एस रैंक किलर को पकड़ा है ना? फिर भी हमें रैंक डी मिल रहा है, सिर्फ रैंक डी। सारे लोग उसे शांत करते हुए कहते हैं, इट्स एम्बैरेसिंग, चुप रहा करो। फिर उनकी हमेशा वाली बकबक शुरू हो जाती है, पर हमें यहाँ क्यों बुलाया था?
ये कितना बड़ा मामला है, हम मरने तो नहीं वाले ना? जब वो फ्लोर पर पहुंचते हैं तो सब हैरान रह जाते हैं। 2 फीमेल गार्ड्स को देखकर डोगू ब्रदर्स हंसी मजाक में पूछते हैं, क्या यही हमारी मौत वाली जगह है? ह्यूंग थोड़ा नर्वस होकर चिल्लाता है, गलत फ्लोर पर आ गए, दरवाजे बंद करो। अंकल, भैया, दीदी, खैर हम माफी मांगते हैं, अगली बार आएंगे। तभी एक खूबसूरत लड़की उनका स्वागत करने आती है। स्वागत है, हम आपका इंतजार कर रहे थे। डोगू ब्रदर्स का चेहरा उस लड़की को देखते ही लाल हो जाता है। लड़की दोनों गार्ड से कहती है, ओपन अप, इट्स एन एलाय, मेरे पीछे आओ, मैं रास्ता दिखाऊंगी। वो लड़की उनको आलीशान बिल्डिंग का टूर कराती हुई कहती है, हमारे प्रेसिडेंट तुम लोगों में बहुत दिलचस्पी रखते हैं क्योंकि तुमने यंग मास्टर अंग्युल को बचाया। प्रेसिडेंट ने हमें कहा है कि तुम्हारी अच्छी देखभाल करो। चारों का वहां बड़ी शान से ख्याल रखा जाता है, लग्जरी डाइनिंग, हाई क्वालिटी सूट्स, हर चीज टॉप क्लास। फिर वो एक बड़ा दरवाजा खोलती है और अनाउंस करती है, आज का मेन इवेंट यहीं है। डोगू ब्रदर्स जब अंदर घुसते हैं तो उनकी आंखों में चमक आ जाती है। अंदर हर तरफ वेपन्स की लाइन लगती है, लगता है जैसे कोई वेपन्स की लाइब्रेरी हो। लड़की पोलाइटली एक्सप्लेन करती है, देहा ग्रुप के पास दुनिया की बेहतरीन वेपनरी है और हम ग्लोरी किलर्स को कम्बैट के लिए हर पहलू में सपोर्ट करते हैं। आप सब ऑफिशियल किलर्स बने हो। इस मौके पर प्रेसिडेंट ने हुक्म दिया है, जो मर्जी लूट लो। ये सुनकर ह्यूंग एक्साइटेड स्टाइल में कहता है, कब से हम गन से फाइट करने लगे, राइट जय? ऑफ कोर्स ह्यूंग। अगला ही मोमेंट दोनों इतनी सारी गन्स उठा लेते हैं कि कुछ कहो मत। लड़की थोड़ी ऑकवर्ड होकर कहती है, मैं इन्हें डिलीवरी करवा देती हूँ। यूना हर तरफ रखे वेपन्स देख के हैरान रह जाती है। उसके मन में चल रहा है, वाओ, सिर्फ डमैस्कस नाइज नहीं, S30V स्टील वाले ब्लेड्स भी हैं। क्या ये लोग सच में ये सब मुफ्त में दे रहे हैं? नहीं, मैं उस दिन कुछ नहीं कर पाई, मेरा हक नहीं बनता कि मैं लूं। वहां पीटर भी चुपचाप अपना वेपन चूज कर रहा है। पीछे से वो लड़की उसे देखते हुए अपने मन में सोचती है, ये स्टूडेंट क्या चुनेगा? क्या किसी चीज ने इसका ध्यान खींच लिया? वो धीरे धीरे उसके पास जाकर कहती है, क्या किसी चीज ने आपका ध्यान खींचा है किम सुंगू जिनेम? पीटर एक फाउंटेन पेन उठाकर शांति से कहता है, यही काफी है। लड़की के मन में कंफ्यूजन होती है, बस एक फाउंटेन पेन? इस उम्र में तो लोग हमेशा ज्यादा चाहते हैं, पर ये लड़का? तभी उसके ईयरपीस में मैसेज आता है, प्रेसिडेंट ने बुलाया है। वो सीधा सबको बताते हुए कहती है, हम अब सबको प्रेसिडेंट के रूम तक ले चलेंगे। ह्यूंग और जय दोनों अपने यूजुअल ड्रामेटिक स्टाइल में कहते हैं, ये प्रेसिडेंट हमें इधर उधर घुमाते रहते हैं, फाइन चलो चलते हैं। लेकिन जैसे ही वो लड़की कुछ कहती है, दोनों के स्टेप्स रुक जाते हैं। वो पोलाइटली पर थोड़े ऑकवर्ड टोन में बोलती है, नहीं, प्रेसिडेंट ने कहा है सिर्फ किम सुंगू निम को अंदर ले जाओ। पीटर थोड़ा सरप्राइज होकर पूछता है, मुझे? पीछे से ह्यूंग और जय प्रोटेस्ट करते हुए बोलते हैं, हाँ, वेट अ सेकंड प्रेसिडेंट, हमने तुम्हारे लिए इतना फाइट किया और तुम हमसे ऐसा सलूक कर रहे हो? दोनों लिफ्ट में चढ़ते हैं। लिफ्ट के अंदर थोड़ा सन्नाटा होता है। कुछ देर बाद लिफ्ट फाइनली प्रेसिडेंट के ऑफिस के सामने रुकती है। वो लड़की दरवाजा खोलकर पोलाइटली कहती है, प्रेसिडेंट, मैं किम सुंगू निम को ले आई हूं जैसा आपने कहा था। प्रेसिडेंट अपनी कुर्सी से उठकर कहते हैं, गुड जॉब, तुम जा सकती हो। फिर वो पीटर की तरफ देखकर मुस्कुराता है, मैं तुमसे मिलना चाहता था। स्वागत है स्टूडेंट किम सुंगू। थोड़ी बहुत फॉर्मल बातें होती हैं। कुछ पल बाद पीटर सीधा पूछता है, आपने मुझे यहां बुलाया क्यों? प्रेसिडेंट हल्की सी हंसी के साथ कहते हैं, हाँ, मैंने कहा था ना, मैं तुमसे मिलना चाहता था, और कोई खास वजह नहीं है, तो इतना टेंस मत हो। लेकिन फिर वो अपनी सीट से उठकर पीटर के पास आता है और उसका टोन अचानक सीरियस हो जाता है। नहीं, असल में शायद एक वजह है तुम्हारे यहां होने की। एक छोटे से ठहराव के बाद वो सीधा पीटर की आंखों में देखकर कहता है, स्टूडेंट किम सुंगू, मुझे पता है तुम कौन हो। कुर्सी से उठकर कहते हैं, गुड जॉब, तुम जा सकती हो। फिर वो पीटर की तरफ देखकर मुस्कुराता है, मैं तुमसे मिलना चाहता था। स्वागत है स्टूडेंट किम सुंगू। थोड़ी बहुत फॉर्मल बातें होती हैं। कुछ पल बाद पीटर सीधा पूछता है, आपने मुझे यहां बुलाया क्यों? प्रेसिडेंट हल्की सी हंसी के साथ कहते हैं, हाँ, मैंने कहा था ना, मैं तुमसे मिलना चाहता था, और कोई खास वजह नहीं है, तो इतना टेंस मत हो। लेकिन फिर वो अपनी सीट से उठकर पीटर के पास आता है और उसका टोन अचानक सीरियस हो जाता है। नहीं, असल में शायद एक वजह है तुम्हारे यहां होने की। एक छोटे से ठहराव के बाद वो सीधा पीटर की आंखों में देखकर कहता है, स्टूडेंट किम सुंगू, मुझे पता है तुम कौन हो।